हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है परफेक्ट कंपटीशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट और इस चैप्टर में सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उसके सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। Perfect competition is a market structure in which there are large number of producers या firms भी कह सकते हो, producing a homogeneous product so that no individual firm can influence the price of the commodity। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स या फर्म्स या सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ताकि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है सेम क्वालिटी प्रोडक्ट। और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई भी मार्केट मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज होती है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनको सारा मैंने डिटेल में बताया हुआ है इस वीडियो के अंदर। तो नंबर वाइज अगर आप ये सारी की सारी वीडियो देखेंगे स्किप किए बिना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। इन दिस मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड in the industry, that is by all the firms taken together through the forces of market demand and market supply। तो इस टाइप की मार्केट में प्राइस डिटरमिन किससे होता है? मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई से। जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है उसी के सामने जो प्राइस डिटरमिन होता है उसी रेट पे जो है प्रोड्यूसर्स जो है उनको अपना माल बेचना पड़ता है। समझ की बात? तो कहने की बात यह कि मार्केट जो भी डिटरमिन करती है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू प्राइस वही बेचना पड़ता है इनको। इसी वजह से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जो फर्म होती है उसको प्राइस टेकर कहा जाता है, प्राइस मेकर नहीं कहा जाता, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं प्राइस बना रही, इंडस्ट्री अपनी मर्जी से प्राइस बना रही है और उसी प्राइस पे इसको बेचना पड़ रहा है। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज सच अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ टोटल इंडस्ट्री in which it operates that it cannot influence the price of the product। जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री उसका इतना छोटा सा पार्ट है कि वो पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई को असर नहीं डाल सकती। समझ की बात? वो अपनी मर्जी से प्राइस को असर नहीं डाल सकती, वो अपनी मन मर्जी वाले रेट नहीं ले सकती। टोटल सप्लाई को कोई असर नहीं होएगा अगर वो फर्म रहे या ना रहे। द फर्म्स हैज नो कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट प्राइस। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फर्म्स होती हैं उनका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। एन इंडिविजुअल फर्म टेक्स द प्राइस एज गिवन and it takes the decision about the amount of output to be sold at that price। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी को ले लेती है, क्योंकि प्राइस इंडस्ट्री डिटरमिन करती है और उसको सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि इस प्राइस पे वो कितना माल बनाएगी। ठीक है। दिस मीन्स दैट द फर्म्स या फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एज्यूम टू बी प्राइस टेकर रेदर देन प्राइस मेकर। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो मार्केट में रेट चल रहा है वही चार्ज करेगी, अपनी मनमर्जी का रेट चार्ज नहीं करेगी। इसी वजह से वो प्राइस टेकर होगी, प्राइस मेकर नहीं होगी। इसको और ज्यादा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा फीचर्स के अंदर। ठीक है। अ फर्म इज सेड टू बी प्राइस टेकर व्हेन इट इज अनेबल टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ द आउटपुट इट सेल्स एंड इट हैज टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। अब फर्म को प्राइस टेकर तब कहा जाता है जब वो मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी रेट पे अपना सामान बेचती है और मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस या असर नहीं डाल सकती, अपने मनमर्जी के रेट नहीं चार्ज कर सकती, तभी उसको प्राइस टेकर कहा जाता है। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या है। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मेन पॉइंट्स कुछ भी कह सकते हो। इससे आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में और ज्यादा डिटेल पता लग जाएगा। एक बार पता लग गया तो फिर आप हमेशा याद रख सकते हैं इसको। अ मार्केट टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से हैं? नंबर वन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन तभी माना जाएगा जब नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स दोनों के दोनों लार्ज होंगे। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो परफेक्ट कंपटीशन मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। देयर there are a large number of buyers and sellers of the commodity under perfect competition, each too small to exert any influence on the price of the commodity by his actions। तो नंबर ऑफ बायर्स इतने ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स इतने ज्यादा होते हैं कि बोथ बायर एंड सेलर का इतना स्मॉल पार्टिसिपेशन होता है मार्केट में कि वो अपनी डिमांड या अपनी सप्लाई से मार्केट को असर नहीं डाल सकते, मार्केट के प्राइस को चेंज नहीं कर पाते। This means that under perfect competition, a firm produces such a small part of the total market output that a change in its output will not have any noticeable effect on the market supply and hence on the price of the commodity।
तो परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म इतना स्मॉल पोर्शन या परसेंटेज प्रोड्यूस करती है मार्केट का कि अगर वो नहीं भी प्रोड्यूस करती तो टोटल मार्केट सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से प्राइस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ गई बात? इसीलिए जो फर्म है वो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। अ कॉम्पिटिटिव फर्म हैज नो मार्केट पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। वही बात दोबारा हो गई। इट मीन्स दैट अ फर्म under perfect competition cannot influence the market price by increasing or decreasing the quantity of output it produces। तो एक फर्म अपनी जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है उसको ज्यादा प्रोड्यूस करे या कम प्रोड्यूस करे, उससे मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मार्केट टोटल सप्लाई में उसका परसेंटेज ही इतना कम है कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। अ फर्म इज देयरफॉर अ प्राइस टेकर रेदर देन अ प्राइस मेकर। इसी वजह से जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में, प्राइस मेकर नहीं होती। तो नंबर ऑफ बायर्स की भी बात कर लेते हैं अब। लाइकवाइज द नंबर ऑफ बायर्स इज सो लार्ज that no single buyer can influence the market price by changing his demand for the commodity। बायर्स भी इतने ज्यादा हैं कि अगर एक आधा बायर नहीं खाएगा तो कोई और खा लेगा। इतने ज्यादा बायर हैं कि एक बायर पूरी मार्केट को नहीं हिला सकता। समझ गए बात? मार्केट डिमांड को चेंज नहीं कर सकता। An individual buyer buys such a small quantity of total output of the product that any change in the quantity demanded by him has a negligible impact on the total market demand and hence no influence on the market price of the commodity। भाई बायर इतनी स्मॉल क्वांटिटी में बाय करता है कि अगर वो बाय करना छोड़ भी देगा तो मार्केट में कोई असर नहीं होगा। समझ गई बात? तो बायर मार्केट की डिमांड को असर नहीं डाल सकता अंडर परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस गुड्स भी लिखा होता है कई बुक्स में। तो जो प्रोडक्ट है, जो भी चीज बना रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंडर फर्म्स, वो सेम क्वालिटी की होगी। समझिए बात? तो इसको और ज्यादा अच्छे से डिफाइन करेंगे। All the firms under perfectly या perfect competition या perfectly competitive markets produce homogeneous और identical commodities। तो जितनी भी फर्म्स हैं वो सेम क्वालिटी का सामान बनाती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर फर्म्स प्रोडक्ट। तो एक कंपनी का जो सामान बनाया हुआ है, एक कंपनी का जो गुड है, वो दूसरे कंपनी के गुड का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा, उसी को होमोजीनियस प्रोडक्ट कहेंगे। समझ गई बात? The homogeneity of the product refers not only to the physical characteristics of the commodity such as quality, color, size, design, chemical ingredients, etc., but also to the environmental factors such as location of the seller, क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो जो ये जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो जो चीजें हैं जो वेरियस फर्म्स बना रही हैं उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक सेम है, कि कलर सेम है, साइज सेम है, डिजाइन या केमिकल इंग्रेडिएंट सेम है। ये तो सेम होता ही होता है, मगर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी सेम माने जाएंगे। जैसे लोकेशन ऑफ द फर्म्स, ठीक है, एक कंपनी जहां बेच रही है साथ ही दूसरी कंपनी भी अपना सामान बेच रही है, एक सेलर के साथ ही दूसरा सेलर भी बैठा है, क्रेडिट फैसिलिटीज एक दे रहा है तो दूसरा भी दे रहा है। समझ की बात? तो ये सारी चीजें होमोजीनियस होंगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज द टोटल कंडीशंस सराउंडिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट विच वी मस्ट कंसिडर। तो जो भी एक प्रोडक्ट है उसके आसपास जितनी भी चीजें मानी जाएंगी जो उसकी सेल या परचेज को असर डालेंगे वो सब होमोजीनियस होंगी, सारी सेम क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे एक कंपनी आपको सेल पे सामान बेच रही है तो दूसरी भी बेचेगी, एक ईएमआई पे दे रही है तो दूसरी भी इंस्टॉलमेंट्स पे देगी। समझ की बात? अ कस्टमर विल बी प्रिपेयर्ड टू पे मोर फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड इन more luxurious surroundings or by pleasant sales staff than otherwise। तो बेसिकली कस्टमर के पास और कोई भी चारा नहीं होगा और कोई भी रीजन नहीं होगा कि उसने एक चीज खरीदी दूसरी चीज क्यों नहीं खरीदी। सिर्फ वो ये नहीं कह पाएगा कि भाई क्वालिटी अलग अलग थी, वो ये कह सकता है कि भाई जो उसका शोरूम था वो बहुत अच्छा था, अट्रैक्टिव था, इसलिए मैं उसके शोरूम में चला गया, या जो सेल्स स्टाफ था वो बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा था इसलिए मैंने खरीद ली। क्योंकि प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे एक ही टाइप का प्रोडक्ट, एक ही टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ठीक है, देयरफॉर homogeneity of the product implies that when both the physical characteristics of the product and the conditions surrounding the sale, that is environmental factors, are exactly the same। तो homogeneous product imply करती है कि जो physical characteristics हैं चीज के, जो चीज बेची जा रही है, और उसके जो surroundings environmental factors हैं वो exactly same होने चाहिए। ठीक है, the products of various firms under perfect competition are indistinguishable from one another, that is they are perfect substitutes for one another। तो ये तो अभी मैंने बता ही दिया कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जितनी भी कंपनियां सामान बेचती हैं वो सामान इतनी सेम क्वालिटी का हो जाएगा कि आपस में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। ठीक है, या किसकी क्वालिटी कम है या ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद द इम्प्लीकेशन
of this characteristic is that a uniform price will rule throughout the market. अब इसकी implication ये है कि अगर सेम क्वालिटी का सामान बेचेंगे तो अलग अलग प्राइस करके बेचेंगे, तो आप तो सस्ते वाला ही खरीदोगे ना। इसीलिए जो इस टाइप की मार्केट में होमोजीनियस गुड्स की वजह से यूनिफॉर्म प्राइस मतलब सेम प्राइस रहेगा थ्रू आउट द मार्केट। नो फर्म हैज एनी बेसिस ऑफ चार्जिंग हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। कोई भी फर्म के पास कोई बेस नहीं होगा कि वो अपना जो प्राइस है वो हाई करके क्यों चार्ज कर रही है। इफ एनी वन फर्म ट्राइज टू रेज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट above the market price, it would lose all its customers to other firms selling the same product at the same market price. अगर वो अपना महंगा करके प्राइस बेचेंगे तो वो लोग, क्योंकि लोगों को परफेक्ट नॉलेज है, वो कहेंगे सेम क्वालिटी का सामान महंगा मिल रहा है और दूसरी दुकान पे सेम क्वालिटी का माल सस्ता मिल रहा है, तो सारे कस्टमर सस्ता खरीदने चले जाएंगे। सिमिलरली द बायर्स हैज नो रीजन टू एक्सप्रेस हिज प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ वन पर्टिकुलर सेलर देन द अदर सेलर, एंड सो ही इज इनडिफरेंट अमंग द सेलर्स फ्रॉम whom he buys। तो अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बायर के पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि उसने एक जगह से खरीदा दूसरी जगह से क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि उसमें कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ही सेम है। समझ गया? तो जो बायर है ना वो इंडिफरेंट होगा, वो जहां मर्जी से खरीद ले। दस अ यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। तो मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस ही रहेगा, क्योंकि अगर किसी ने महंगा बेचने की कोशिश की तो बायर को पता है कि सेम क्वालिटी का है, तो वो तो सस्ती वाली चीज खरीद लेगा। समझ की बात? थर्ड पॉइंट आ जाता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन इज करेक्टराइज्ड बाय द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसका मेन करेक्टरिस्टिक या फिर मेन फीचर या मेन खासियत है कि उसमें फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है। किसमें? फर्म्स कभी भी मार्केट में या इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं और कभी भी निकल सकती हैं। दिस मीन्स दैट न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द इंडस्ट्री एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इफ दे सो विश, एंड existing firms are free to cease production and leave the industry if they so desire। इसका मतलब ये है कि न्यू फर्म्स कभी भी मार्केट में एंटर हो सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और अपना काम शुरू कर सकती हैं, प्रोडक्शन शुरू कर सकती हैं, सेलिंग शुरू कर सकती हैं। और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो कभी भी अपना बोरी बिस्तरा गोल करके जा सकती है, मतलब अपना कभी भी काम खत्म करके मार्केट को एग्जिट कर सकती हैं। There are no restrictions, that is legal restriction या natural or man-made restrictions on the entry of new firms into and exit of the old firms from the industry। तो किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लीगल रिस्ट्रिक्शन होगी, नेचुरल रिस्ट्रिक्शन होगी या मैन मेड कोई भी रिस्ट्रिक्शन होगी, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नई फर्म्स आ सकती हैं और पुरानी फर्म्स जा सकती हैं। द कंडीशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट एग्जिस्ट, उल्टा बोल गया मैं, दोबारा से बोलता हूँ। द कंडीशन ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ensures that all the firms under perfect competition end up earning normal profits in the long run। ये जो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, इसी वजह से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो समझना आप। इफ द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, अब ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कहा जाता है कई बुक्स में, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग फर्म्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं तो क्या होगा? न्यू फर्म्स वुड एंटर द इंडस्ट्री एंड इंक्रीज द टोटल मार्केट सप्लाई देयर बाय। नई फर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि नई फर्म्स के आने में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, तो नई फर्म्स आएंगी तो क्या होगा? मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब भी मार्केट में सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। दिस वुड रिड्यूस द मार्केट प्राइस एंड वाइप आउट द एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो जो भी फालतू के जो प्रॉफिट्स हो रहे थे उस प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर देगी, उस प्रॉफिट को खत्म कर देगी, क्योंकि नई फर्म्स आने से मार्केट में सप्लाई बढ़ी है, सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिर जाता है। ठीक है, कैसे गिरता है ध्यान से देखना, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मान लो ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ये प्राइस डिटरमिन हो गया इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब भी सप्लाई बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस P1 है ना, तो जब भी मार्केट में नए सेलर्स आते हैं तो सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिर जाती है। प्राइस गिरने से जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे अब उनका वो प्रॉफिट तो रहेगा नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग फर्म जो लॉस बियर नहीं कर पाएंगी वो मार्केट से एग्जिट हो जाएंगी। उल्टा अब आप खुद सोचो, जैसे ही मार्केट से एग्जिट होंगी मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी, फिर से प्राइस बढ़ जाएगा। समझ की बात? तो ये जो है चलता रहेगा। न्यू फर्म्स कंटिन्यू टू एंटर द मार्केट, कंटिन्यू टू एंटर एंड मार्केट प्राइस continues to fall till the abnormal profits are wiped out and each firm earns normal profits once again। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक तब तक नई जो फर्म्स है मार्केट में आती रहेंगी, जब तक प्राइस एक ऐसे लेवल तक नहीं गिर जाता कि जितना भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो खत्म हो जाए और मार्केट में फिर से नॉर्मल प्रॉफिट चल पड़े। ठीक है,
ऑन द अदर हैंड इफ द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर इनकरिंग लॉसेज, अगर कुछ ज्यादा ही मार्केट में फर्म्स आ जाएंगी तो प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाएगा। बहुत ज्यादा प्राइस के गिरने से क्या होगा, कंपनियों को लॉसेज होना शुरू हो जाएगा। सम ऑफ देम would start leaving the industry, leading to decrease in the supply and rise in the price till the losses are wiped out and each firm is back to normal profit। तो अगर कुछ ज्यादा ही फर्म्स बढ़ गई तो नई फर्म्स आने से क्या होगा, नई फर्म्स आने से कुछ ज्यादा ही क्या कहते हैं अपना सप्लाई बढ़ जाएगी, और ज्यादा सप्लाई होने की वजह से क्या होता है, जब मार्केट में कुछ ज्यादा ही सप्लाई हो जाती है तो प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं और कंपनी को लॉसेज होता है। कंपनी को लॉसेज होगा तो वो जो इंडस्ट्री है उसको एग्जिट कर जाएंगी, और एग्जिट करेंगी तो फिर जो प्राइस है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज ने जाना शुरू कर दिया। और कंपनीज अगर मार्केट से चली जाएंगी, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होने से प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट ही हो। समझ गई बात? तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो था पॉइंट था परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है perfect mobility of resources, very important। Another important characteristic of perfect competition is that resources are perfectly mobile। जो resources होते हैं वो perfectly mobile होते हैं, उनका एक जगह से इस्तेमाल दूसरी जगह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक जगह पे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको हटा के दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ensures that resources or the factors of production can enter into or quit फ्रॉम एनी इंडस्ट्री एट विल। तो जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी फर्म में अगर यूज हो रहे हैं या इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, अगर वहां पे काम अच्छा नहीं चल रहा, वहां से उन रिसोर्सेज को निकाल के दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ की बात? दिस करेक्टरिस्टिक implies that the resources are able to switch over from one use to another without any restriction। तो मतलब एक जगह से उनके यूज को दूसरी जगह पे आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मान लो एक कंपनी कोई काम कर रही थी, बाद में उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, उसने वही रिसोर्सेज या मशीनों से दूसरा काम करना शुरू कर दिया कुछ और। दिस कंडीशन इज एसेंशियल टू मेक द एंट्री ऑफ द फर्म्स इनटू एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉसिबल। इसी कंडीशन की वजह से कंपनियां क्या करती हैं, किसी भी मार्केट में एंटर हो जाती हैं और फिर एग्जिट भी कर जाती हैं, क्योंकि वही सेम रिसोर्सेज को वो कुछ और बनाने में इस्तेमाल कर लेंगी। समझ की बात? तो ये परफेक्ट कंपटीशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है परफेक्ट नॉलेज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड रिसोर्स ओनर्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस। तो जो कंज्यूमर्स हैं मतलब बायर्स हैं या सेलर्स मतलब फर्म्स हैं या जो रिसोर्स ओनर्स हैं, उनको परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द मार्केट कंडीशंस। मार्केट के बारे में फुल नॉलेज है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ठीक है। ईच फर्म नोज द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट एंड इट वुड नॉट सेल द कमोडिटी एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। तो हर एक फर्म को पता है कि मार्केट में ये रेट चल रहा है और इससे नीचे हमने नहीं बेचना। सिमिलरली ईच बायर हैज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड एंड ही इज नॉट प्रिपेयर्ड टू पे अ हायर प्राइस देन द प्रिवेलिंग देन द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो सिमिलरली बायर को भी पता है कि भाई क्या प्राइस चल रहा है और चीज की क्वालिटी क्या है, और वो उस मार्केट के प्राइस से ऊपर प्राइस नहीं देना चाहेगा। This characteristic of perfect knowledge would ensure that price differences are quickly eliminated and a single price for the commodity would ultimately prevail throughout the market। तो इसी वजह से ये जो परफेक्ट नॉलेज है, इसी वजह से अगर प्राइस में हल्का सा भी कोई डिफरेंस है तो वो क्विकली वाइप आउट हो जाएगा और जो भी प्राइस डिफरेंसेस हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि बायर को और सेलर को दोनों को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द मार्केट कंडीशंस और अल्टीमेटली पूरी मार्केट में एक ही प्राइस रहेगा। समझ की बात? इन द सेम वे फर्म्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द अवेलेबल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म्स को भी पता है कि मार्केट में कितनी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो फुली अवेयर है। ईच फर्म इज देयरफॉर एबल टू मेक यूज ऑफ बेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। हर एक फर्म जो भी गिवन द टेक्नोलॉजी, वो बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहेगी प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो कॉस्टिंग कम से कम कर सके। दिस इंप्लाइज that all the firms have similar cost conditions leading to सेम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द फर्म्स। तो हर एक फर्म चाहती है कि वो बेस्टेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करे और बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके उसकी कॉस्टिंग कम से कम आएगी, और जब कॉस्टिंग कम से कम आएगी तो सारी फर्म्स कम से कम कॉस्ट में वो चीज बना रही होंगी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सारी फर्म्स सेम कॉस्ट पे वो चीज बना रही होंगी। समझ की बात? तो परफेक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। Another feature of perfect competition is that buyers and sellers incur no transport costs
इन परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो बायर है या सेलर है उनको चीज खरीदने या बेचने में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं। दिस एजम्पशन इज नेसेसरी फॉर नेसेसरी टू मेंटेन यूनिफॉर्म प्राइस थ्रू आउट द मार्केट। ये जो करेक्टरिस्टिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी प्राइस के अंदर ऐड कर दी तो फिर प्राइस तो ऊपर नीचे हो जाएगा, समझ की बात। अदरवाइज प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल गुड्स वुड डिफर इफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर एडेड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो प्राइस में एडेड नहीं होते। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिए तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा, और प्राइस ऊपर नीचे होगा तो लोग सस्ता खरीदेंगे क्योंकि क्वालिटी तो सेम है। ठीक है, अब कंक्लूजन कर लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। कंक्लूजन क्या है भाई? परफेक्ट कंपटीशन एज डिफाइंड अबव डज नॉट रियली एग्जिस्ट। अब मेरे को बच्चे कहते हैं कि भाई जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि ज्यादातर थ्योरियां ये अजम्पशन पे बेस्ड हैं कि अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो ऐसा ऐसा होता है, मगर आज के हिसाब से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है और क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए, समझ की बात। तो असल जिंदगी में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। Perhaps agricultural commodities such as wheat come somewhat closer to the situation of perfect competition। तो अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो वीट थोड़ा बहुत परफेक्ट कंपटीशन के पास आ जाती है, मगर वीट की क्वालिटी भी तो अलग अलग है ना। हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे के सारे विलेज ने या सारे के सारे कंट्री ने एक ही, या सारे के सारे स्टेट ने एक ही क्वालिटी की वीट उगाई है, समझ के बात। क्वालिटीज अलग अलग हो सकती हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस perfect competition model is useful in providing an ideal model in terms of which other forms of market structure are evaluated। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का जो मॉडल है या ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये हमें एक आइडियल मॉडल प्रोवाइड कराती है, जिससे हम बाकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट को इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन होता तो ऐसा होता, मगर हमारी मार्केट में मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में ऐसा है, तो हम इससे इतनी दूर हैं, इसमें एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा वो ज्यादा, कंपेयर करने के लिए ठीक रहती है। इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट इन शोइंग हाउ एफिशिएंट द अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स आर। तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ये यूजफुल रहता है। हम बाकी मार्केट्स को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इन मार्केट्स में एफिशिएंसी इतनी है और परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट एफिशिएंसी इतनी थी, तो कंपेयर करने के लिए काफी यूजफुल रहता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है प्योर कंपटीशन वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन। प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या फर्क होता है वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो है कि प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन आपस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। प्योर कंपटीशन एग्जिस्ट्स व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and sellers who deal in homogeneous product and the industry is characterized by free entry and exit। सिर्फ यही फीचर होंगे तो प्योर कंपटीशन होगा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं और होमोजेनियस प्रोडक्ट है और इंडस्ट्री में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। प्योर कंपटीशन इज फ्री फ्रॉम एनी मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट। प्योर कंपटीशन में कोई भी मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ यही तीन कैरेक्टरिस्टिक होंगे। बट दूसरी तरफ perfect competition refers to that market structure when there are large number of buyers and sellers, मतलब वही buyer and seller large होंगे। all producers produce homogeneous products, वही second वाली बात। there is freedom of entry and exit, तो freedom of entry and exit तक भी ठीक है। तो इसके अलावा भी जो हैं काफी पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। कौन कौन से? producers, consumers and resource owners have perfect knowledge about the market condition, जो कि प्योर कंपटीशन में नहीं थी। there is परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो भी प्योर कंपटीशन में नहीं था। एंड देयर इज नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में तीन चार पॉइंट्स हैं वो फालतू आ जाते हैं, और प्योर कंपटीशन में ये तीन चार पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, दिस implies that perfect competition is a much wider term as compared to pure competition which is narrower one। तो ये परफेक्ट कंपटीशन है, इसका एक पार्ट है प्योर कंपटीशन। समझ गए बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है मोनोपोली। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मोनोपोली क्या होती है डिटेल में, मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं, और इसके बाद आपको अगर पेपर में अटेम्प्ट करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, और इसके बाद शायद आपको मोनोपोली की सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि मोनोपोली होता क्या है। द टर्म मोनोपोली
is derived from two Greek words, namely monos and polos. Monos means single and polos means a seller. तो ये जो मोनोपोली वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से निकाला गया, मोनस एंड पोलस. मोनस मतलब एक, ठीक है. मोनस मीन्स सिंगल मतलब एक, एंड पोलस मीन्स सेलर, तो मतलब एक सेलर. तो दस monopoly is a market structure in which there exists only single seller or sole producer of the product which has no close substitute. तो ये एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट सिचुएशन है जिसमें एक ही सेलर होता है और उस सेलर का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो वो चीज बना रहा है उस चीज का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, वी गेट आर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम वन एजेंसी, उसका कोई और सब्स्टिट्यूट तो नहीं है ना. दैट इज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, लाइक जैसे पंजाब में पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, या कहीं पे प्राइवेटाइजेशन भी होगी है तो वो तो एक ही सेलर है ना जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है और सप्लाई कर रहा है. Similarly, we travel by railways owned owned and run by the government of India. अगर हम इंडिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं, अगर रेलवे से ट्रेवल करते हैं, तो रेलवे से ट्रेवल करने का मतलब ये है कि जो ट्रेन है वो ज्यादातर गवर्नमेंट चला रही है और कोई प्राइवेट एजेंसी फिलहाल के लिए नहीं चला रही. क्या पता 5-7 साल के लिए, 5-7 साल 10 साल के बाद कुछ और हो जाए. तो मोनोपोली का मतलब होता है एक ही सेलर है और उसका फुल कंट्रोल है सप्लाई के ऊपर और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोली. अब मोनोपोली के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, खास बातें क्या हैं? द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली आर एज अंडर या आर एज फॉलोज. नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सिंगल सेलर है, सेलर एक ही है, ठीक है. मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर कॉल्ड मोनोपोलिस्ट ऑफ द कमोडिटी. तो सेलर एक ही है, उस सेलर को मोनोपोलिस्ट कहा जाता है, ठीक है. अब कंफ्यूज मत होना, मोनोपोलिस्ट मतलब मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला. समझ की बात, वो अलग मार्केट है. इट इज द केस इट इज द केस ऑफ वन फर्म और प्रोड्यूसर कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. तो इस केस में एक ही प्रोड्यूसर या एक ही फर्म पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करती है. सिंस देयर इज ओनली वन सेलर, एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय मोनोपोलिस्ट would have significant influence on the market price. क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई उसके कंट्रोल में है. अगर वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऊपर नीचे कर देगा, कम ज्यादा कर देगा, तो पूरी की पूरी मार्केट की जो सप्लाई है वो चेंज हो जाएगी. इसी वजह से वो मार्केट के प्राइस को कंट्रोल करता है, ठीक है ना. बिकॉज देयर इज ओनली वन फर्म इन द मोनोपोली, therefore the difference between the firms and the industry disappears. भाई खुद सोचो, फर्म एक ही है पूरी इंडस्ट्री में, तो क्या इंडस्ट्री और क्या फर्म, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है. परफेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं, फर्म अलग है इंडस्ट्री अलग है, ठीक है. हाउएवर द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट इज लार्ज. तो सेलर तो एक ही है मगर जो बायर्स होते हैं वो काफी लार्ज रहते हैं. कंसिक्वेंटली नो बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अंडर मोनोपोली. मोनोपोली के अंडर कोई भी बायर मार्केट की जो प्राइस है उसको असर नहीं डाल सकता. फॉर एग्जाम्पल, मान लो जो गवर्नमेंट हमें बिजली प्रोवाइड करवा रही है घरों में, अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी भी करवाती, वो मोनोपोलिस्ट होती. तो अगर मैं कह दूं मैंने बिजली इस्तेमाल नहीं करनी, मैंने तार काट दी बिजली की, तो मेरे तार काटने से जो मार्केट के प्राइस है वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे. समझ की बात. तो एक आधा बायर कोई मार्केट की जो सप्लाई है उसको कोई असर, मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसको कोई जो असर नहीं डाल सकता. नेक्स्ट आ जाता है एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट. अब उस चीज के क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे तभी तो मोनोपोली होगी, नहीं तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होते तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट कर जाते. समझ की बात. A second feature of monopoly is that monopolist produces such a commodity which has no close substitute. तो वो कोई ऐसी चीज बना रहा है जिसका कोई close substitute नहीं है. The goods which can be easily used for each other and are available at nearly the same price are known as close substitute. Close substitute वो होते हैं जो तकरीबन एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं और तकरीबन सेम प्राइस पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है. द एसेंशियल कंडीशन for the existence of monopoly is that no close substitutes should be available for the product or service that the monopolist offer. तो मेन कंडीशन ही है मोनोपोली के एग्जिस्ट करने की, कोई और फर्म ये वाला चीज ना बनाए जो ये कंपनी चीज बनाती है, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट ना बनाए. अगर वो सब्स्टिट्यूट बनाने लग गई तो मोनोपोली तो खत्म ही हो जाएगी ना. मोनोपोली इज अ मार्केट डिवॉइड ऑफ कंपटीशन. तो मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे कंपटीशन होता ही नहीं, ठीक है. एज सच द कंज्यूमर्स विल हैव टू बाय द कमोडिटी फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट ओनली. तो मोनोपोलिस्ट से उनको सामान खरीदना पड़ेगा क्योंकि और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं बनाती. इफ देयर आर सम other producers who are producing close substitutes of the product produced by monopolist, there will be competition among them.
अगर कोई भी फर्म आ जाती है जो मोनोपोलिस्ट बना रहा है, उसी का क्लोज सब्स्टिट्यूट बनाना शुरू कर देती है, तो उनके बीच में आपस में क्या हो जाएगा, आपस में उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। और अगर कंपटीशन होता है तो क्या होगा, मोनोपोली विल नॉट एग्जिस्ट इन केस देयर इज अ कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। अगर उनमें आपस में कंपटीशन हो गया तो मोनोपोली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। समझ गए बात? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। रिमेंबर, वी आर एम्फेसाइजिंग द एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। हम ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि हम क्लोज सब्स्टिट्यूट्स की एब्सेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज द फर्म्स डज नॉट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, इट डज नॉट फेस एनी कंपटीशन। जैसे जैसे कंपनी का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, और वैसे वैसे हमें पता है कि जो है क्लोज कंपटीशन नहीं होगा। समझ गए बात? हाउएवर द प्रोडक्ट may have distant substitutes, that is substitutes which are costly, inconvenient and poor। तो हम ये कह रहे हैं कि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सॉरी, डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं, मगर या तो वो कॉस्टली होंगे या उनको यूज करना काफी इनकन्वीनियंट रहेगा। कैसे? फॉर इंस्टांस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन अ पर्टिकुलर सिटी मे हैव द monopoly of supplying electricity in that city because there is no close substitute of the electricity, but distant substitutes may be available in the form of generator sets। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिजली का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप जनरेटर सेट्स लगा सकते हो, सोलर पैनल्स लगा सकते हो, विंड मिल टाइप भी लगा सकते हो, मगर वो डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट्स हैं। उनको लगाने में कॉस्टिंग इतनी ज्यादा आ जाएगी आपकी। समझ गए बात? और कभी सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, कभी हवा चलेगी नहीं चलेगी, और जो जनरेटर सेट्स हैं उसमें डीजल डलेगा, तो उसके अपनी प्रॉब्लम्स है। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट्स, दूर पार के सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्लोज्ड एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मार्केट में जो एंट्री होगी नई फर्म्स की, वो क्लोज होगी। अगर क्लोज ना होती, फ्री होती, तो कोई भी मार्केट में आ जाता, कंपटीशन हो जाता, फिर मोनोपोली खत्म हो जाती। मगर आपको पेपर में कैसे लिखना है वो मैंने बताया हुआ है। अ मोनोपोली मार्केट इज करेक्टराइज्ड बाय क्लोज्ड एंट्री ऑफ द प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स। तो मतलब जो भी नए प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एंट्री भाई बंद है। मोनोपोली इज करेक्टराइज्ड बाय बैरियर्स टू एंट्री व्हिच एग्जिस्ट व्हेन एंटरप्रेन्योर्स फेस ऑब्स्टेकल्स व्हाइल जॉइनिंग अ प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। तो ऐसे बैरियर्स होते हैं कि ऑब्वियसली मोनोपोली तो प्रॉफिटेबल होएगा ही। ऐसे बैरियर्स होते हैं मैन मेड भी और लीगल भी और नेचुरल भी, ताकि मार्केट में एंट्री ही ना हो पाए नई फर्म्स की, ठीक है। देयर आर सम बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस on the entry of new firms into the monopoly industry। कुछ barriers होते हैं। The closed entry may result from natural, legal और man-made restrictions। तो closed entry इसलिए हो सकती है कि natural barrier है कि एक कंपनी के पास raw material ही नहीं है क्योंकि उसके पास वो natural assets नहीं है, या फिर legal restriction है कि कोई और नहीं आ सकता, या man-made restriction, कोई भी आप कह सकते हो। These restrictions may take several forms such as पेटेंट राइट्स, क्या पता पेटेंट राइट्स हैं, क्या पता कॉपी राइट्स हैं, क्या पता गवर्नमेंट ने लॉज बनाए कि और कोई फर्म ये काम नहीं करेगी, क्या पता इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इतना ज्यादा बल्क में माल बन रहा है कि दूसरी नई फर्म आके इतना ज्यादा माल नहीं बना पाएंगी, ठीक है। सॉरी। In view of this, there is no competitor for a monopoly firm as barriers to entry provide market power to monopolist। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होगा क्योंकि नई फर्म्स आ ही नहीं सकती, क्योंकि बैरियर्स टू एंटर इन द मार्केट आर वेरी हाई। As a result, the monopolist can earn abnormal profit even in the long run। तो जो मोनोपोलिस्ट है उनको लॉन्ग रन में भी काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि बैरियर्स टू एंटर इन द मार्केट हाई है, रेस्ट्रिक्शंस फुल है, कोई नई फर्म आ ही नहीं सकती। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राइस मेकर। ये तो सबको पता है क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट सप्लाई जो है वो मोनोपोली वाले या मोनोपोलिस्ट के कंट्रोल में होता है, तो वो प्राइस मेकर होता है। अ मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस मेकर और प्राइस सेटर। इट इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। वही एक बंदा है या मोनोपोली वाला है जो सामान बना रहा है, मोनोपोलिस्ट वही सामान बना रहा है। इट कैन एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड देयर बाय इट्स प्राइस। तो उसका फुल कंट्रोल है मार्केट सप्लाई के ऊपर, इसी वजह से वो प्राइस को भी कंट्रोल कर पा रहा है। मोनोपोली रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन ऑफ अ हाई मार्केट पावर। तो मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन बनाती है जिसमें मार्केट के अंदर जो फर्म है उसके पास फुल मार्केट पावर रहती है, काफी ज्यादा मार्केट पावर रहती है। A firm with market power is called a price maker। तो कोई भी ऐसी फर्म जिसके पास फुल मार्केट पावर रहेगी वो प्राइस मेकर होगा। This is in contrast to a competitive firm which is a price taker with zero market power।
तो ये उससे बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वो प्राइस टेकर होती हैं, उनके पास भाई कोई मार्केट पावर नहीं होती। उसके अगेंस्ट अगर हम देखें, उससे उल्टा देखें, मोनोपोली में फुल मार्केट पावर रहती है, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई जो है फर्म के कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस में भेदभाव करना, अलग अलग रेट चार्ज करना। ठीक है, अ मोनोपोलिस्ट may charge a single price for the product it sells, or in certain cases it may charge different prices for its product from different sets of consumers. कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो एक ही प्राइस चार्ज करे, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो एक ही चीज के, एक ही क्वालिटी की चीज के अलग अलग प्राइस चार्ज करे अलग अलग बंदों से। समझ गए बात? द लेटर इज द केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जो सेकंड केस था जिसमें अलग अलग रेट चार्ज करता है, उसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल्स द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट बायर्स at two or more different prices for reasons not associated with difference in the cost of supplying the product टू डिफरेंट कंज्यूमर्स। तो वो अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग रेट पे सामान बेचता है, मगर इसका रीजन ये नहीं होता कि उसकी कॉस्टिंग अलग अलग है। भाई कॉस्टिंग उसकी सेम है, फिर भी वो अलग अलग बंदों को अलग अलग रेट चार्ज करता है। ठीक है, और जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल दी थी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन का रेट अलग होता है, और जो जो कमर्शियल रेट है उसका अलग होता है। समझ गए बात? For instance, many hospitals charge lower operation fees from the poor patients and higher fees from the rich patients. अगर एक हॉस्पिटल है, उसकी मोनोपोली है, वही हॉस्पिटल है एक टाउन में या सिटी में, वही हॉस्पिटल है एजम्पशन के तौर पे, तो पुअर पेशेंट से वो अलग चार्ज करेगा और रिच पेशेंट से वो अलग चार्ज करेगा। एक छोटी सी एग्जांपल थी, मैं ये नहीं कह रहा कि हॉस्पिटल का बिजनेस मोनोपोलाइज्ड है। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा था। सिमिलरली, इंडियन रेलवेज चार्ज लोअर फ्रेट रेट्स for transporting essential products like food products, coal, etc., as compared to transportation of other products. तो अगर कोई essential products रेलवेज ने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, तो उनके जो रेट्स होंगे एसेंशियल कमोडिटीज के वो कम होंगे, और जो दूसरी कमोडिटीज हैं उनके जो प्राइसेस हैं थोड़े से ज्यादा होंगे। ठीक है, जनरली अ मोनोपोलिस्ट may charge a higher price of the product from the consumers who have less elastic demand for his product and may sell it at a lower price to the consumers with more elastic demand. तो सिंपल वर्ड्स में ये भी कहा गया है कि मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली वाला होता है, वो ये देखता है कि जो बायर है उसका सामान की जो इलास्टिसिटी है कितनी है। अगर तो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस है, उसको पता है कि भाई सामान खरीदना ही खरीदना है, तो उनसे हाई रेट चार्ज कर देगा। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो मतलब उनसे जो है कम प्राइस चार्ज कर देगा। तो कहने की बात यह है, वो इलास्टिसिटी को देख के भी प्राइसेस को ऊपर नीचे कर लेता है। ठीक है, अब इसको कंक्लूजन निकालते हैं। हाउएवर, प्योर मोनोपोली डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। जैसे प्योर परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे प्योर मोनोपोली भी एग्जिस्ट नहीं कर पाती। देयरफॉर इट इज एन एक्सट्रीम मॉडल ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इन फैक्ट, मोनोपोली इज अ अपोजिट एक्सट्रीम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये एक एक्सट्रीम मॉडल है जिसको हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का एकदम उल्टा मॉडल है, एकदम एक्सट्रीम फॉर्म है। एक तरफ परफेक्ट कंपटीशन है, एक तरफ मोनोपोली, इनके बीच में कई टाइप की मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। Monopolistic competition is a form of market in which there are large number of buyers and sellers of a particular product, with each seller selling somewhat differentiated but close substitutes to the product sold by other sellers. तो ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें नंबर ऑफ बायर्स भी लार्ज है और नंबर ऑफ सेलर्स भी लार्ज है, और वो बाय और सेल क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएटेड गुड्स। डिफरेंशिएटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट तो हैं, मगर उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। डिफरेंशिएटेड गुड्स वो गुड्स हैं जो क्वालिटी वाइज डिफर करते हैं। समझ के बात? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज सम एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली एंड सम एलिमेंट्स ऑफ कंपटीशन। तो ये जो नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये मोनोपोली वाली जगह से पहला वर्ड मोनोपोली से ले लिया और परफेक्ट कंपटीशन वाला कंपटीशन से ले लिया। तो इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं मोनोपोली वाले भी, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं कंपटीशन वाले भी। वो कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे। It is in view of
the blending of monopoly and competitive elements that this type of market structure is known as monopolistic competition. तो ये जो मिक्सचर हो गया है मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर का, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मिक्स हैं, इसी वजह से इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो मेन काम करने वाले थे वो थे प्रोफेसर चैम्बरलेन। ठीक है, उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनानी है, चैम्बरलेन के ऊपर भी, वो भी आपको दिख जाएगी कहीं ना कहीं चैनल में। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फीचर्स क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या खासियत या विशेषताएं एक ही बात होता है। द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर, नंबर वन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स दोनों के दोनों लार्ज होते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज दैट द नंबर ऑफ सेलर्स आर large, number of sellers are large, but it is not usually large। मतलब उतने ज्यादा लार्ज नहीं होते जितने परफेक्ट कंपटीशन में है। ठीक है, ठीक ठीक लार्ज होते हैं मगर बहुत ज्यादा लार्ज भी नहीं होते, नॉट यूजुअली लार्ज। ठीक है, द इम्प्लीकेशन ऑफ फेयरली लार्ज number of firms is that each firm produces a small share of total output। अब नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि हर एक कंपनी कोई ना कोई माल प्रोड्यूस कर रही है मगर वो टोटल सप्लाई में उसकी परसेंटेज काफी स्मॉल है। देयरफॉर द फर्म अंडर monopolistic competition can reasonably assume that any action on its part will affect the rival firms so insignificantly that it need not bother about the reactions of the rival firms। तो यहां से मेन पॉइंट निकल के आता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो ये एज्यूम करके चलती हैं फर्म्स के उसका जो मतलब जो शेयर है मार्केट में वो काफी स्मॉल है और इट मे नॉट मतलब इतना ज्यादा कोई असर नहीं रहेगा, इनसिग्निफिकेंट असर रहेगा, इतना ज्यादा कोई असर नहीं रहेगा कि अगर एक कंपनी कोई माल बनाती है कुछ करती है उसका दूसरी फर्म्स पे इतना ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा और दूसरी फर्म्स के करने से भी जो राइवल फर्म्स हैं वो मतलब आपस में इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगी। सबसे ज्यादा रिएक्शन कहाँ करती है? ओलिगोपोली में। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इतना रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, दिस मीन्स दैट द फर्म कैन फॉलो एन इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। तो इसका मतलब यह है कि फर्म्स क्या है, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी लेके चलेंगी कि हम अपने प्राइस को ऊपर नीचे करके फिक्स कर सकते हैं। समझ गई बात? ठीक है, मगर इतना भी ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करेंगी क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट भी तो बना रही है ना। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट बना रही है तो फर्म अगर कोई ज्यादा ही प्राइस देना पड़ रहा है तो आप दूसरे की तरफ चले जाओगे। इट मेक्स इट्स ओन प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अपने खुद के प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस रहते हैं मगर इतना ज्यादा वेरिएशन भी नहीं रहता। ठीक है, फॉर एग्जांपल द फर्म कैन लोअर इट्स प्राइस विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स। मतलब अगर कोई भी एक कंपनी है अपने प्राइस को गिरा सकती है, मतलब एक हद तक गिरा सकती है, वो ये नहीं देखेगी कि भाई मेरा जो राइवल फर्म्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या सोचेंगे या उनका क्या रिएक्शन रहेगा। ये चीजें तो हम ओलिगोपोली में डिस्कस करते हैं, यहाँ नहीं डिस्कस करते। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम रिएक्शन को कंसीडर ही नहीं करते। इट इज पार्टली फॉर दिस रीजन दैट फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर प्राइस मेकर्स। तो इस वजह से जब वो अपने प्राइस को हल्का सा ऊपर नीचे कर रही है और दूसरे का रिएक्शन नहीं देख रही तो हम ये कह सकते हैं कि जैसा मोनोपोली में प्राइस मेकर था इसमें भी वो एलिमेंट थोड़ा बहुत आ जाता है। दे सेट देयर ओन प्राइसेस, वो अपनी मनमर्जी से प्राइस जो है सेट करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ सिचुएशन वेयर prices are set by the decisions of the individual firms rather than the impersonal market forces। तो जो मार्केट ने डिमांड कर दिया, मतलब मार्केट ने जो सेट कर दिया प्राइस डिमांड सप्लाई की वजह से, उससे ये प्राइस सेट नहीं करते जैसा परफेक्ट कंपटीशन में होता था। इन ये अपने डिसीजंस के हिसाब से प्राइस सेट करते हैं मगर उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। देयरफॉर a monopolistically competitive firm has some market power to influence the price। थोड़ी बहुत पावर होती है कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके। In monopolistic competition, the number of buyers is very large, so large that no individual buyer can influence the price of the product by changing its demand। तो दूसरी तरफ सेलर्स तो लार्ज हैं ही मगर जो बायर्स हैं वो भी काफी लार्ज हैं और एक आधा बायर पूरी की पूरी मार्केट डिमांड को नहीं हिला सकता क्योंकि एक बायर नहीं खाएगा तो कोई आफत नहीं आ रही। समझ गए बात? तो एक बायर का टोटल डिमांड में इतना कम परसेंटेज है कि उसकी डिमांड करने या ना करने से या ज्यादा करने से मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मतलब क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो अलग अलग होगी। कई बुक्स में इसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी लिखा गया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द की एलिमेंट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये इसका मेन पॉइंट है
मेन पॉइंट क्या है कि गुड्स डिफर करते हैं क्वालिटी में। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड गुड्स, वो अलग अलग क्वालिटी का सामान बनाते हैं। हियर ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स, बट इट इज नॉट एंटायरली डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। तो सिंपल वर्ड्स में जो गुड्स बन रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, उनकी क्वालिटी ऊपर नीचे होती है, तो उनकी क्वालिटी या इंग्रेडिएंट्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि वो एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, उनका टेस्ट अलग हो सकता है, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट होमोजीनियस, वो सेम क्वालिटी के नहीं होते जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हो रहे हैं, बट दे आर नॉट ऑल टुगेदर डिफरेंट एट ऑल। मगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग है, मतलब परफेक्टली डिफरेंट भी नहीं होते। जैसे बिस्किट एक कंपनी के अलग है, उनका प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, दूसरी कंपनी के बिस्किट के प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पैकेजिंग वगैरह जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। दे are similar enough to be regarded as the same commodity but are efficiently different, so that consumers tend to regard them different from each other। तो सिमिलर तो होंगे, मगर उनमें थोड़ी बहुत जो है डिस्टिंक्ट क्वालिटीज, अलग अलग जो है वो क्वालिटीज होंगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर कह देगा कि भाई इसका तो टेस्ट अलग है, उसका तो टेस्ट अलग है, या इसका प्राइस ऊपर नीचे, इसके इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे। ठीक है, products of different firms under monopolistic competition may be different from each other in two ways, दो तरीके से different हो सकती हैं। Firstly, products may be differentiated on the basis of physical characteristics, क्या पता वो physical characteristics देखने में अलग हो for the product itself, such as physical and chemical ingredients of the products, difference in the quality, क्या पता ingredients ही अलग हो, शुगर ज्यादा कम हो सकती है। ठीक है, व्हीट जो है बिस्किट्स में कम ज्यादा हो सकती है, उनका केमिकल इंग्रेडिएंट्स या फिजिकल शेप साइज अलग अलग हो सकता है, उनकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, डिजाइन उनका अलग अलग हो सकता है, कलर या पैकेजिंग में डिफरेंसेस हो सकता है। फॉर इंस्टांस द कैलोरी कंटेंट ऑफ द डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स में डिफर, और डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ जो शर्ट्स हैं में डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर मिक्स, तो उनके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, उस बेस पे भी जो है उनकी डिफरेंशिएशन हो सकती है प्रोडक्ट की। ठीक है, समटाइम्स दीज डिफरेंसेस मे बी ओनली इमेजिनरी एंड fancied, such as different packing या packaging, different trademarks और different brands। तो ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी ये जो डिफरेंसेस हो सकते हैं ये इमेजिनरी, क्या पता बिस्किट सेम है मगर कवर अलग अलग करके बेच रहे हैं, क्या पता पैकिंग का स्टाइल अलग अलग हो, क्या पता ट्रेडमार्क अलग अलग हो, समझ की बात। सेकेंडली, products may be differentiated on the basis of conditions surrounding the sale of the product, कि अगर वही सामान एक छोटी दुकान पे बेचना है तो किस रेट पे बिकेगा, और वही सामान थोड़ा अच्छी दुकान पे शोरूम्स में या शॉपिंग मॉल्स में अलग तरीके से करके बेच रहे हैं। दीज कंडीशंस सराउंडिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट रिलेट टू द लोकेशन ऑफ द सेलर, तो सेलर की लोकेशन के हिसाब से भी, या उसकी रेपुटेशन के हिसाब से भी, या एफिशिएंसी एंड कर्टसी या ट्रस्टवर्दीनेस के हिसाब से, या क्रेडिट फैसिलिटीज के हिसाब से भी अलग अलग रेट पे बेच सकते हैं। इस हिसाब से भी मतलब जो एक्सटर्नल कंडीशंस है और इंटरनल कंडीशंस है, दोनों की वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है। फॉर इंस्टांस, यू मे बी विलिंग टू पे मोर फॉर अ टी शर्ट एट अ नेबरहुड स्टोर देन दैट ऑफ अ स्टोर लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे। आप ये कह सकते हो यार इतनी दूर कौन जाएगा, यहीं पे दे देते हैं, वही थोड़ा बहुत फर्क है, उतना तो ट्रांसपोर्टेशन का भी पड़ जाएगा। वेन there is difference with regard to these conditions, the products of different sellers may be differentiated। तो जब भी ये सारी conditions अकर करती हैं, तो जो सेलर हैं उनके जो गुड्स हो जाते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, वो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। इट इज इन व्यू ऑफ डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल फर्म, हैज मोनोपोली ऑफ इट्स ओन ऑन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो इस व्यू से हम ये कह सकते हैं कि जो भी वो अलग क्वालिटी का सामान बना रहे हैं, उसके ऊपर उनकी मोनोपोली है, तो यहाँ पे उसका मोनोपोली एलिमेंट आ जाता है। टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स, तो अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए वो अलग अलग ब्रांड नेम्स रखते हैं। इट इज द ब्रांड नेम विच गिव्स एन इंडिविजुअल फर्म सम मोनोपोली ओवर इट्स ओन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो जो भी वो अलग अलग क्वालिटी का सामान बना रहे हैं, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स का सामान बना रहे हैं, उसमें उस फर्म की मोनोपोली हो जाती है कि हमने फला फला ब्रांड का सामान खरीदना है। समझ की बात। दिस इज मोनोपोली एलिमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जैसा कि मैंने पहले कहा था। बट each firm has also to compete with other firms producing similar products with different brand names। तो ये तो मोनोपोली का पार्ट हो गया, बट
ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कई फर्म्स हैं और हर एक फर्म ने वही सेम जो चीज है बनानी है, शूज बनाने हैं, थोड़े ऊपर नीचे करके कपड़े बनाने, तो उसको कंपटीशन भी तो देना पड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल, द फर्म प्रोड्यूसिंग कोलगेट टूथपेस्ट हैज द मोनोपोली ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड। तो कोलगेट की तो कोलगेट ब्रांड के ऊपर मोनोपोली है, बट इट हैज ऑल्सो compete with the other firms producing toothpaste under different brand names such as Pepsodent, Close-Up, etc. मगर उसको अपने ब्रांड नेम के ऊपर तो मोनोपोली है, मगर बाकियों से कंपटीशन भी तो करना है ना, जैसे Pepsodent, Close-Up, etc etc. दिस इज कॉम्पिटिशन एलिमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो जब वो अपने ब्रांड को छोड़ के बाकियों के साथ कॉम्पिटिशन में भी जाती है, तो ये जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो कॉम्पिटिशन का एलिमेंट है वो आ जाता है। दस, अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर इज मोनोपोली ऑफ ब्रांड बट कॉम्पिटिशन फ्रॉम राइवल फर्म्स या राइवल सेलर्स सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय वन पर्टिकुलर फर्म। तो इसमें मोनोपोली तो अपने ब्रांड के ऊपर आ जाती है, तभी तो उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा हुआ है, मगर जब वो बाकी फर्म से compete करने लगती हैं जो उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो कंपटीशन एलिमेंट भी आ जाता है उनमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था वैसे ही यहाँ पे भी है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लाइक परफेक्ट कंपटीशन इज करेक्टराइज्ड बाय फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द फर्म। तो फर्म्स कभी भी मार्केट में आ सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू मार्केट। मार्केट में एंटर होने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री इन द सेंस दैट न्यू फर्म्स आर फ्री टू प्रोड्यूस close substitutes to the product produced by others but with a different brand name। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब ये है कि कभी भी मार्केट में सामान बेचने नई कंपनियां आ सकती हैं, एंटर कर सकती हैं इंडस्ट्री में और या मार्केट में, और वो सेम ब्रांड नेम से चीज नहीं बेचेंगी, उनका ब्रांड नेम अलग होगा, बस प्रोडक्ट की जो यूजेज है वो सेम हो सकता है। मतलब जो नई कंपनी वो प्रोडक्ट बनाएगी वो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होगा, मगर अलग ब्रांड नेम से होगा। ठीक है, सिमिलरली देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्जिटिंग द फर्म्स डिसाइडिंग टू एग्जिट, उल्टा बोल गया मैं, फॉर एग्जिस्टिंग फर्म्स डिसाइडिंग टू लीव द इंडस्ट्री। तो ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो कभी भी छोड़ के जा सकती हैं, उनके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक is that the firms under monopolistic competition earns only normal profit in the long run। तो अगर कभी भी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होगी तो लॉन्ग रन में हमेशा क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि अगर ज्यादा फर्म्स आ जाएंगी तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, और जो ज्यादा ही आ गई तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। फिर एग्जिस्टिंग फर्म्स एग्जिट करना शुरू कर देंगी मार्केट से, और जैसे ही वो एग्जिट करेंगी प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, फ्री एंट्री वुड एंश्योर दैट देयर इज नो एबनॉर्मल और सुपरनॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। Similarly, free exit would ensure that no firms incur losses in the long run। तो अगर फ्री एग्जिट है तो जिसको भी लॉस हो रहा है वो जा सकती है, तो एग्जिस्टिंग मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट करेगा। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने माल को बेचने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, मशहूरियां वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी पड़ती हैं। ठीक है, an important characteristic of monopolistic competition is that under monopolistic competition क्या है, फिर से बोलता हूँ, ये कोई आ गया था सामने। ठीक है, an important characteristic of monopolistic competition is that firms under monopolistic competition compete with each other by incurring selling cost और expenditure on sales promotion of the products। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि भाई आपस में कंपनी compete करती हैं और compete करने की वजह से उनको सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है, मतलब अपने माल को बेचने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर या सेल्स प्रमोशन के ऊपर। सेलिंग कॉस्ट is the expenditure incurred by the firm to promote the sale of its product through various sales promotion measures। तो सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि खर्चा करना, किस पे खर्चा करना, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए वेरियस प्रमोशनल मेजर्स के ऊपर खर्चा करना। जैसे कि सेल प्रमोशनल या सेल प्रमोशन मेजर्स मे टेक द फॉर्म ऑफ परसुएसिव, मतलब प्रेशराइज करना, ठीक है, परसुएसिव और कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजमेंट्स लाइक एडवर्टाइजमेंट्स इन द न्यूज़पेपर्स, टीवीज, कमर्शियल एटसेट्रा। तो मतलब प्रेशराइज करना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे देनी है, न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट पे भी आजकल चलती है, या कमर्शियल्स वगैरह। ठीक है, कहने की बात यह है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स जो हैं, क्योंकि क्वालिटी अलग अलग है, तो अपनी चीज की एडवर्टाइजमेंट कर करके कहते हैं कि भाई हमारी क्वालिटी बढ़िया है, हमारी क्वालिटी बढ़िया है, ताकि हर कोई इन्फ्लुएंस हो गए उन्हीं का सामान खरीदे। दीज मेजर्स मे टेक द फॉर्म ऑफ डोर टू डोर कैंपेन। डोर टू डोर भी आपके घर पे आ सकते हैं कि भाई ये शैम्पू खरीदो, ये खरीदो, या फ्री सैंपल भी दे सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स भी दे सकते हैं। द पर्पज ऑफ दीज सेल्स प्रमोशन मेजर्स
by the producers of a particular brand is to lure away the consumers from the other brands by persuading them to buy its brand rather देन अदर ब्रांड्स। तो मेन मकसद सेल्स प्रमोशन मेजर्स का ये होता है कि जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स दूसरे ब्रांड्स का सामान खरीद रहे हैं उनको ल्योर अवे, लालच दे दे के अपने पास बुलाना, या ब्रांड्स की स्कीम्स लेके आना, या ये दिखाना कि हमारा सामान बढ़िया है, तो उन मतलब बेसिकली दूसरों के कस्टमर तोड़ के अपने पास लेके आना। ठीक है, देयर इज नो प्लेस फॉर सेल्स प्रमोशन मेजर्स बोथ इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्वालिटी सेम है तो कहेंगे क्या कि हमारी क्वालिटी अलग है, ये भी नहीं हो सकता। मोनोपोली में सबको पता है एक ही सेलर है, तो फिर जो एडवर्टाइजमेंट या मशहूरियां करके फायदा क्या है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द product is perfectly homogeneous and hence there is no scope to engage in advertisement। तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो एडवर्टाइजमेंट करके क्या कहेंगे कि भाई हमारी क्वालिटी अलग है या हमारी क्वालिटी बेटर है, ऐसा तो नहीं हो सकता, उल्टा कॉस्टिंग पड़ जाएगी। मोरओवर देयर इज नो नीड ऑफ सेल्स प्रमोशन सिंस ईच फर्म could sell any output at ongoing market price। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस मार्केट पे चल रहा है उसी पे सामान बेचना है, उल्टा अगर एडवर्टाइजमेंट की तो प्राइस बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। In monopoly there is no need to engage in advertisement and other sales promotion measures since there is no competition या competitor। तो सबको पता है कि भाई यही सामान बेचता है। अब सरकार कभी आपको टीवी पे एडवर्टाइजमेंट थोड़ा करती है कि भाई मीटर लगा लो, क्योंकि सबको पता है कि भाई बिजली के जो मीटर हैं वो तो लगाने ही लगाने हैं अगर घर पे बिजली चाहिए तो। ठीक है, तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो जो मोनोपोली पावर रखता है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं करता। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है नॉन प्राइस कंपटीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब विदाउट प्राइस वॉर कंपटीशन करना, समझ की बात, प्राइस को छोड़ के भी कंपटीशन करना। नॉन प्राइस कंपटीशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कैसे? फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन compete with each other not merely by price cutting but also on the basis of non price competitions, that is प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स। वो अलग अलग क्वालिटी का सामान बना के आपस में compete कर सकते हैं। इनकरिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स, जो पुराना पॉइंट था कि काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर करके अपने चीज को थोड़ा मतलब बेटर दिखा सकते हैं। और एक और आजकल आपने देखा होगा कि भाई पेप्सी पियो, ढक्कन के नीचे ये निकलेगा, वर्ल्ड कप की टिकट निकलेगी, स्क्रैच कार्ड निकलेगा, ऐसी ऐसी स्कीमें बना के विदाउट रिड्यूसिंग प्राइस ऐसी ऐसी स्कीमें लगा के compete करने की कोशिश करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। नेक्स्ट आ जाता है independent price policy, very important। A firm under monopolistic competition can follow an independent price policy। वो अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं। It can make its own price and output decisions। वो अपने प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस अपनी मर्जी से लेते हैं। It can influence the price of the commodity to some extent। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी कर लेंगे, मतलब फुल फ्रीडम नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एलिमेंट भी है ना। इट मीन्स दैट अ firm under monopolistic competition is a price maker of its product। Thus, firms under monopolistic competition set their own prices, but the market demand determines the amount of sales at these price। अब उन्होंने अपनी मनमर्जी करके अगर प्राइस सेट कर लिया, मार्केट में उनका बिकेगा कि नहीं बिकेगा वही ये दिखाएगा कि भाई इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी कामयाब रही है कि नहीं। तो हर एक इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसमें आप प्राइस को कंट्रोल कर तो सकते हो मगर लिमिटेड एक्सटेंट में, क्योंकि अगर आपने अपने प्राइस का को ज्यादा ही ऊपर नीचे रख लिया तो क्या पता आपकी डिमांड असरदार हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एलिमेंट भी इस मार्केट में होता है। ठीक है, तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। फ्रॉम द एनालिसिस of characteristics of monopolistic competition, it should be pretty obvious that monopolistic competition is a realistic model of market structure। तो जैसे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हमें ये लगा कि भाई ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है, ये परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली की तरह अनरियलिस्टिक टाइप बात नहीं करता। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, फूड प्रोडक्ट्स, गुड्स ऑफ कॉमन यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स। तो हमें पता है ये सारी चीजें अलग अलग ब्रांड नेम्स के अंडर बनती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसमें। फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप लाइक पियर्स, लक्स। टूथपेस्ट के भी अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये वो फला फला, क्लोजअप। ठीक है, शूज के भी अलग अलग ब्रांड्स हैं, वुडलैंड, नाइक, एडिडास, बाटा। ठीक है, दिस शोज that monopolistic competition corresponds to a real world market situation। तो ये सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हमें ये पता लगता है कि ये जो monopolistic competition है ये एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन है और ये अनरियलिस्टिक नहीं है जैसे हम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ओलिगोपोली।
शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं कि ओलिगोपोली क्या होता है। ओलिगोपोली इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों इंपॉर्टेंट है और आजकल के जमाने में तकरीबन ओलिगोपोली और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर a few firms selling a product so that there is intense competition among them. ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे बायर्स तो बहुत ज्यादा हैं मगर सेलर्स फ्यू हैं। फ्यू मतलब उनका कोई नंबर फिक्स नहीं है, मगर ये कहा जाता है कि फ्यू है, लार्ज नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कंट्री में देखा जाए तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कितने होते हैं, 5 10 15, मगर जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के जो यूजर्स हैं, मोबाइल यूजर्स हैं, वो तो बहुत ज्यादा है। समझ की बात। जैसे कारों की कंपनियां ले सकते हो आप। कारों की कंपनियां कितनी होती हैं एक कंट्री में, 10 12 15 20, मगर जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। समझ की बात। हाउ फ्यू शुड बी द सेलर्स टू कॉल इट अ सिचुएशन ऑफ ओलिगोपोली इज अ डिफरेंट टास्क। अब कितने सेलर्स होने के लिए ओलिगोपोली होना चाहिए वो एक अलग बात है। कुछ लोग कहते हैं 20, कुछ लोग कहते हैं 30, कुछ 25, कुछ 10, ऐसे अलग अलग है। ठीक है, बट एज कंपेयर टू बायर्स जो सेलर्स हैं वो फ्यू होंगे और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जितने तो सेलर होंगे नहीं, ना ही परफेक्ट कंपटीशन जितने होंगे। ठीक है, but generally we can say that when the number of sellers of a product is 2 to 10, it is a situation of oligopolistic market या oligopoly market। तो ओवरऑल देखा जाए कंक्लूजन करके तो जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं तकरीबन 2 से लेकर 10 12 15, कईयों ने 15 तक भी कहा हुआ है कि उसके बीच बीच में होंगे तो ओलिगोपोली होगी। ठीक है, in most modern economies, oligopoly is the main market structure for the production of a large number of goods like automobiles, electronic products, and many of the consumer products like baby foods, vegetable oils, सॉफ्ट ड्रिंक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कहा गया है कि आजकल जो मॉडर्न इकोनॉमीज है उसमें ओलिगोपोली बहुत ज्यादा फैला हुआ है और कई कंपनियां हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने दी ऑटोमोबाइल्स, कारों की कंपनियां। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सैमसंग है और एलजी वगैरह हैं, सोनी वगैरह हैं। 5 7 प्लेयर ही हैं जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं इलेक्ट्रॉनिक के, और भी होंगे मगर ज्यादा नहीं है। बेबी फूड्स में भी आ जाता है ओलिगोपोली, वेजिटेबल ऑयल्स में भी आ जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में जैसे कोका कोला है और पेप्सी है, एक दो और होंगी, और तो ज्यादा है नहीं। समझ की बात। तो ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स तो फ्यू हैं मगर बायर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हैं ओलिगोपोली के। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर आर द फॉलोइंग। आर एज अंडर कुछ भी लिख सकते हो। नंबर 1 आ जाता है इसमें फ्यू सेलर्स। फ्यू सेलर्स मतलब सेलर्स कम होते हैं। ठीक है, oligopoly is a market structure in which a few firms dominate the industry। पूरी की पूरी इंडस्ट्री में कुछ कुछ फर्म्स होती हैं वही डोमिनेट करती हैं, 4 5 6 7 जितनी फर्म्स हैं वो होती हैं और वो डोमिनेट करते हैं। however the number of buyers in the oligopoly is quite large। जो बायर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो फ्यू होते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इंटेंस कंपटीशन। उनमें आपस में काफी ज्यादा कंपटीशन होता है। फर्म्स के बीच में इंटेंस कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा compete करने की कोशिश करेंगी, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगी। इनके ऊपर कई मॉडल्स आए हुए हैं सॉरी, कि आपस में कैसे compete करती हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको उन मॉडल्स में से किसी का लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट्स में। when there are a few a very few producers in the industry, keen competition among them is bound to exist। अगर जो इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो काफी फ्यू हैं, मतलब काफी कम है, तो आपस में कंपटीशन तो होगा ही, क्योंकि एक दूसरे को हराने के लिए या फिर एक दूसरे की कंपनी बंद करने के लिए ऐसे दाव पेंच खेलते रहेंगी वो कंपनीज आपस में। सिंस देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स, ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ लार्ज शेयर ऑफ मार्केट। आपको पता है सॉरी, जो फर्म्स हैं वो फ्यू हैं और हर एक फर्म के पास एक इंपॉर्टेंट मार्केट शेयर है, लार्ज मार्केट शेयर है। ठीक है, ईच फर्म विद अ न्यू फर्म, मैं फिर से बोलता हूँ, ईच फर्म विद ओनली अ फ्यू राइवल फर्म्स नो दैट इट हैज सिग्निफिकेंट मार्केट पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। अब हर एक फर्म, क्योंकि उसके राइवल्स जो है वो ज्यादा नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरह से अगर कंपेयर करें तो उतने ज्यादा राइवल्स नहीं है, फ्यू राइवल्स हैं। हर एक जो फर्म है वो मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, और करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सके और दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। बट इट ऑल्सो नोज दैट
द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री ऑल्सो हैव सच अ पावर। तो उस फर्म को ये भी पता है कि भाई अगर मेरे पास मार्केट पावर है तो दूसरों के पास भी मार्केट पावर है। द नंबर ऑफ फर्म्स इज सो स्मॉल दैट एनी एक्शन बाय वन फर्म इज लाइकली टू अफेक्ट द राइवल फर्म्स। ये मार्केट इतनी स्मॉल है कि अगर एक फर्म कुछ करती है तो बाकी राइवल फर्म्स को भी जो उसके ऊपर भी असर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक फर्म जैसे मान लो सैमसंग है, वो उसने अपने फोन्स पे डिस्काउंट लिया है तो एप्पल को भी लाना पड़ता है, एमआई को भी लाना पड़ता है और जितने भी प्लेयर्स हैं बाकी उनको भी लाना पड़ता है, ठीक है ना। देयरफॉर एवरी फर्म कीप्स अ क्लोज वॉच ऑन द एक्शंस ऑफ राइवल फर्म्स। तो हर एक फर्म जो है वो राइवल फर्म्स जो है उनकी उनके ऊपर एक सख्त नजर रखेंगे कि भाई जो भी वो करते हैं वो भी हम करें। आपने देखा ना आजकल जैसे मान लो मॉल्स एंड शॉपिंग मॉल्स, एक सिटी में कितने मॉल्स होंगे, तीन चार पांच। अगर एक मॉल शॉपिंग में सेल सूल लगाता है तो बाकी सबको भी लगानी पड़ती है क्योंकि सारे के सारे वहां ना शिफ्ट हो जाएं कंज्यूमर्स, ठीक है। इट इज ऑलवेज बिजी इन प्रिपेयरिंग द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू डील विद द राइवल फर्म्स। तो हमेशा जो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स हैं वो राइवल फर्म से निपटने के लिए कोई ना कोई स्कीमें बनाते रहते हैं कि हमारी सेल बढ़ जाए और उनकी सेल कम हो जाए। इट हैज टू इवॉल्व बोथ aggressive and defensive strategies to survive and prosper in the face of competition from इट्स राइवल फर्म्स। तो वही बात है कि वो हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटजी या स्कीमें बनाते रहेंगे। एग्रेसिव स्कीम्स भी हो सकती हैं, डिफेंसिव स्कीम्स भी हो सकती हैं, ताकि वो मार्केट में सरवाइव करती रहें और प्रॉफिट भी कमा लें। तो सेकंड पॉइंट था इसका ओलिगोपोली का कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है फर्म्स में आपस में, और हर फर्म चाहती है कि दूसरी फर्म खत्म हो जाए और मेरा जो है जो परसेंटेज शेयर है मार्केट में वो बढ़ जाए। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंटरडिपेंडेंस। फर्म्स के जो डिसीजन मेकिंग होते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक फर्म ने जो प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ले लिए तो वो दूसरी फर्म को भी असर डालते हैं, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर A very important feature of oligopoly is the interdependence of firms in respect of decision making। तो ये भी एक important feature है कि जो firms होती हैं वो आपस में interdependent होती हैं decision making में। कैसे? The number of firms in oligopoly is so few that each firm is worried about how its rivals will react to anything it does। तो number of firms इतनी कम होती हैं कि हर एक rival firm को यही चिंता रहती है, यही परेशानी रहती है कि अगर उसने कुछ किया तो उसका राइवल फर्म कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। द रीजन फॉर दिस इज दैट व्हेन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इज स्मॉल, जब कॉम्पिटिटर्स जो है वो कम होंगे, any change in price, output, product, etc. by one firm will affect the rival firms and will force them to retaliate by changing their price, output and product। नंबर ऑफ फर्म्स इतनी कम होती हैं ओलिगोपोली में कि अगर एक कंपनी अपनी स्ट्रेटजी को हल्का सा चेंज करती है, अपने प्रोडक्ट को, आउटपुट को या प्राइस को हल्का सा चेंज करती है, तो जो दूसरी फर्म्स हैं वो भी रिटेलिएट करेंगी, मतलब वो भी अपनी प्राइस, आउटपुट या प्रोडक्ट में चेंज करेंगी। फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, मान लो एक कंपनी ने कोई ऑफर निकाल दी कि इतने जीबी फ्री, इतना इंटरनेट फ्री, दूसरों को भी निकालना पड़ेगा। समझ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, if one firm lowers the price of its product, this will increase its sale। मतलब अगर एक कंपनी अपना प्राइस सस्ता कर देती है उसकी सेल तो बढ़ जाएगी, बट द सेल्स ऑफ अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री विल फॉल। तो जो अदर फर्म्स है उनके प्राइस अगर नहीं चेंज हुए तो उनकी डिमांड तो गिर जाएगी ना दूसरी कंपनियों की चीजों की। इन सच अ सिचुएशन अदर फर्म्स विल मोस्ट लाइकली लोअर देयर प्राइसेस एज वेल। जो दूसरी कंपनियां वो भी अपनी चीजों के प्राइसेस कम कर देंगी। एनी एक्शन बाय द फर्म विल कॉल फॉर अ रिएक्शन बाय इट्स राइवल फर्म्स। तो कहने की बात यह है कि अगर एक कंपनी प्राइस गिराएगी तो दूसरी भी गिरा देगी, तीसरी भी गिरा देगी। जितनी भी फर्म्स हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में, अगर उनको अपना माल बेचना है तो वो भी गिरा देंगी। तो अगर कोई भी एक एक्शन एक कंपनी लेती है तो बाकी जो कंपनीज हैं वो भी उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन करती हैं ताकि उनकी जो सेल्स है वो भी खत्म या कम ना हो। Therefore, while taking any decision, a firm has to take into account the impact of its decision on the competing firms and their reaction। तो जब भी एक कंपनी कोई भी डिसीजन ले रही होती है तो वो ये देखती है कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगी तो मेरे राइवल फर्म्स जो हैं, कॉम्पिटिंग फर्म्स हैं, वो क्या डिसीजन ले सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ टोयोटा offers free insurance cover to the buyers of Toyota cars, the other car companies may also make some offer to its buyers। अगर टोयोटा कार कंपनी कहती है कि हमारे से कार ले लो और हम आपको इंश्योरेंस फ्री में देते हैं, तो बाकी कार की कंपनियों को भी फ्री में देनी पड़ेंगी, नहीं तो सारे टोयोटा की कार्स खरीदेंगे। Therefore, Toyota before making any such offer will have to take into account the reaction of the sellers of other cars।
तो जब टोयोटा ये काम कर रही होगी तो सॉरी, ये ऑफर देने से पहले वो ये सोचेगी कि अगर मैंने ये ऑफर दी तो बाकी कंपनियों का क्या रिएक्शन रहेगा. इट इज दिस इंटरडिपेंडेंस, एक्शन एंड रिएक्शन बाय राइवल फर्म्स which sometimes lead to price war and price cutting among competitors. तो इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से और एक्शन रिएक्शन की वजह से जो राइवल फर्म्स हैं वो आपस में कभी कभी इतना ज्यादा इंटेंस कंपटीशन कर देती हैं कि प्राइस वॉर्स या प्राइस कटिंग्स आ जाती हैं. अपना माल सस्ता बेच के दूसरे को मार्केट से बाहर करना या दूसरे के मार्केट शेयर को कम करना. ठीक है, तो इसमें पॉइंट में मैंने बताया कि इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है. एक कंपनी के डिसीजंस दूसरे कंपनी के डिसीजंस को असर देते हैं. नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट. किस टाइप की प्रोडक्ट बनाती हैं. द फर्म्स अंडर ओलिगोपोली may produce either homogeneous products or differentiated product. होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बना सकती है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बना सकती है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे यहाँ 5G सर्विस मिल रही है एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से, तो क्या पता दूसरे से भी सेम ही मिल रही है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट ही हो गया मेरे लिए. समझिए बात. या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी बना सकती है, जैसे एक कार के फीचर्स अलग होंगे, दूसरी कार के फीचर्स अलग होंगे. समझिए बात. Accordingly, we may have oligopoly without product differentiation, that is pure oligopoly, and oligopoly with product differentiation. तो इसमें अगर सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसे प्योर ओलिगोपोली कहा जाता है, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसे प्योर ओलिगोपोली कहा जाता है. और अगर अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती हैं ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स तो उसे ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है. इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टोयोटा, Hyundai, etc. are the examples of differentiated oligopoly. क्योंकि कारों की कंपनियां तो कारें तो अलग अलग बनाएंगी ना. जैसे मान लो 10 लाख की कार टोयोटा की भी है, 10 लाख की कार Hyundai की भी है, मगर उन दोनों के फीचर्स में थोड़ा बहुत फर्क होगा. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें तो कुकिंग गैस ऑफ अ डिफरेंट फर्म्स आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर ओलिगोपोली. अगर आप सिलेंडर एक कंपनी से ले रहे हो या कुकिंग गैस की पाइपलाइन लगी है दूसरी से ले रहे हो या तीसरी से ले रहे हो, वो भाई बात तो एक ही है ना. तो जलेगा तो चूल्हा ही ना आपका, गैस ही जलेगी ना. समझ गए बात. तो वो प्योर ओलिगोपोली की एग्जांपल है. नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक कंपनी चाहती है कि उसका माल ज्यादा बिके, इस वजह से उनको सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है. एडवर्टाइजमेंट कर करके अपना माल बेचना. सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग मतलब बेचना, कॉस्ट का मतलब बेचने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे. तो बेचने के लिए अगर पैसे खर्च करने पड़े तो मतलब एडवर्टाइजमेंट होगी ना एक टाइप की. In view of the intense competition and interdependence of firms under oligopoly, the firms compete each other through various sales promotion measures like price cutting, ठीक है, discounts, डोर टू डोर कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा. तो कंपनी आपस में जो है ज्यादा माल बेचने के चक्कर में प्राइस कम करके भी बेच सकती हैं, डिस्काउंट भी दे सकती हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी चला सकती हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकती हैं. देयरफॉर therefore, there is a great importance of selling costs and advertisements under ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स या ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर. तो इस वजह से जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है या सेलिंग कॉस्ट है उसका काफी इंपॉर्टेंस है ओलिगोपोली के अंदर. एडवर्टाइजमेंट इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट. तो उनके हाथ में एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसमें वो एडवर्टाइजमेंट कर करके टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, इंटरनेट पे दिखा दिखा के हमें इतना मजबूर कर देंगी, परसुएट कर देंगी, प्रेशराइज कर देंगी ताकि हम उनका सामान खरीदें और दूसरों का ना खरीदें. Advertisement is in full uh, is in full under monopoly, and many a time advertisement can become a matter of life and death. तो सिंपल वर्ड्स में ये कहा है कि एडवर्टाइजमेंट इज इन फुल स्विंग कह सकते हो. यहाँ पे मैंने शायद एक वर्ड मिस कर दिया हो. एडवर्टाइजमेंट फुल स्विंग पे होती है ओलिगोपोली के अंडर, और इतनी ज्यादा होती है कि जो कंपनीज है उनके लिए ये सर्वाइवल का मामला है. अगर वो एडवर्टाइजमेंट ना करेंगे, नहीं करेंगे, तो क्या पता उनका माल बिके ना और वो कंपनियां ही बंद हो जाएं. तो कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर में, वो इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि छोटी फर्म्स, छोटी ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स वो मतलब इतना ज्यादा नहीं कर पाती, इसलिए वो खत्म हो जाती है. समझ की बात. उनका माल इतना बिक नहीं पाता क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाती. तो आजकल के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आ जाता है बैरियर टू एंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट. बैरियर टू एंट्री जो होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट था, कोई बैरियर्स ही नहीं थे. और जो मोनोपोली है उसमें तो फुल बैरियर है, कोई आ ही नहीं सकता, तभी तो मोनोपोली है ना. तो इसमें बैरियर्स काफी हाई रहते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपने. द एग्जिस्टेंस ऑफ ओलिगोपोली in the long run necessitates the existence of effective barriers to the entry of new firms
टू द इंडस्ट्री। तो अगर ओलिगोपोली ने सर्वाइव करना है और कहीं कंपटीशन आ जाए, तो इसके लिए काफ़ी मेन कंडीशन या काफ़ी ज़रूरत ये है कि बैरियर्स टू एंटर इन द मार्केट शुड बी वेरी हाई। बैरियर्स टू एंट्री जो होने चाहिए काफ़ी हाई होने चाहिए। कैसे? मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। इन द एब्सेंस ऑफ दीज बैरियर्स टू एंट्री of new firms, the oligopoly may not retain its characteristic of few sellers in the long run। अगर बैरियर्स इतने हाई नहीं होंगे तो कभी भी नई फर्म्स आ जाएंगी और जो ओलिगोपोली का जो मेन जो मीनिंग है कि फ्यू फर्म्स होती हैं वो तो खत्म हो जाएंगी क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हो जाएंगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है? जैसे इंडिया में एयरटेल है, क्या कहते हैं, जियो है और 3-4 और हैं, ठीक है? वोडाफ़ोन है, तो और ये कंपनियाँ मान लो। तो अगर इनमें बैरियर्स टू एंटर हाई नहीं होगा, फिर तो हर कोई भी बंदा आके मोबाइल की कंपनी खोलने के लिए करेगा, समझ गई बात? और अगर बैरियर्स टू एंटर काफ़ी हाई हैं, तभी तो ये खोल नहीं पा रहे क्योंकि 100 तरीके की परमिशन चाहिए कि भाई अगर कहीं भी टावर लगाना है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो बैरियर्स टू एंटर में ये आ जाता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या फिर हमें हज़ारों तरीके की परमिशंस लेनी पड़ेंगी। इस टाइप के बैरियर्स हो सकते हैं जो आम कंपनियां अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए तो सिर्फ मेन कंपनियां ही ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती हैं। अ लॉट मेनी इंडस्ट्रीज आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू लार्ज फर्म्स इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमीज बिकॉज ऑफ सच बैरियर्स ऑफ एंट्री। तो आजकल इन हाई बैरियर्स ऑफ एंट्री की वजह से मैनी इंडस्ट्रीज जो है कई इंडस्ट्रीज जो है वो डोमिनेट करती हैं और ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर में कई कंपनीज ही आ सकती हैं, ज्यादा कंपनीज नहीं आ सकती, ठीक है? सम मेजर बैरियर्स टू एंट्री आर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कि भाई जो बड़ी कंपनियां वो इतना बल्क में सामान बना रही हैं, इतना ज्यादा क्वांटिटी में सामान बना रही हैं कि उनको इतना सस्ता पड़ रहा है कि अगर कोई नई फर्म आई तो वो इतना बना ही नहीं पाएगी इतने लार्ज स्केल पे। क्या पता उनको कॉस्ट एडवांटेज है, कॉस्ट एडवांटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म्स। उनको कॉस्ट इतनी सस्ती पड़ रही है कि नई फर्म को वो कॉस्ट ही नहीं पड़ेगी, तो वो भी एक टाइप का बैरियर हो गया। प्राइस कटिंग, कि वो प्राइस इतना सस्ता बेच रही हैं कि नई फर्म्स उस प्राइस पे प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाएंगी। कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट इनपुट्स, जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है वही किसी पर्टिकुलर कंपनी के कंट्रोल में है, वो रॉ मटेरियल किसी और को अवेलेबल ही ना हो। या फिर पेटेंट राइट्स हैं, ठीक है, कि वो चीज कोई और बना ही नहीं सकता, या कॉपीराइट्स वगैरह वगैरह। दीज फैक्टर्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड प्रिजर्व द ओलिगोपोली। तो इन फैक्टर्स की वजह से बैरियर्स टू एंटर काफी हाई हो जाते हैं और ओलिगोपोली जो है प्रिजर्व रखी जा सकती है। और जो ओलिगोपोली है उसके अंदर हाई बैरियर्स टू एंट्री की वजह से नए प्लेयर्स नहीं आ पाते। समझ गई बात? तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट। पहले मैं आपको छोटी सी एक बात समझा देता हूँ। मान लो ये डिमांड कर्व है, ये दिखाती है कि अगर प्राइस ये है तो इतनी क्वांटिटी है, डिमांड होती है मार्केट में। अगर प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ जाएगी ना। ये तो नॉर्मल सिचुएशन में डिमांड कर्व है। बट अगर ओलिगोपोली में देखें, ध्यान से समझना, अगर ओलिगोपोली में देखें तो अगर एक कंपनी अपनी प्राइस गिराती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्या पता डिमांड ही ना बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर एक कंपनी प्राइस गिरा रही है, बाकी सारी कंपनीज भी प्राइस गिरा देंगी, तो उनके पास तो कोई आएगा ही नहीं। समझ गई बात? और अगर आ भी गया तो इतना आएगा, ज्यादा होगी या कितनी होगी, इसका कोई पता नहीं कि डिमांड कर्व कहाँ से निकलेगी। इसलिए एक कंसेप्ट आता है किंग डिमांड कर्व का, कि जो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स हैं उनकी जो डिमांड कर्व होती है उसमें किंग होता है, एक कुब निकला होता है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो, एक मॉडल है किंग डिमांड कर्व, मैंने उसको अलग से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको वो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो चलिए अब इस पॉइंट में क्या लिखा है वो डिस्कस करते हैं। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज दैट द डिमांड कर्व फेस्ड बाय एन ओलिगोपोलिस्ट इज indeterminate because it does not know how the rival firms will react to its move टू लोअर द प्राइस। मतलब अगर एक कंपनी प्राइस गिराएगी तो उसके राइवल को ये नहीं पता कि मेरी डिमांड कितनी की बढ़ेगी। उसके गिराने से क्या पता बाकी फर्म्स भी प्राइस गिरा दें और उसकी डिमांड बढ़े ही ना। समझ गई बात? अ डिमांड कर्व शोज द अमाउंट्स ऑफ ऑफ द प्रोडक्ट अ फर्म कैन सेल एट वेरियस प्राइसेस। तो डिमांड कर्व क्या दिखाती है? डिमांड कर्व हमें बताती है कि अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी डिमांड होगी, मगर अगर प्राइस गिरा है तो पता नहीं ना डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन faces a definite demand curve because it can ignore the reaction of the rival firms। तो बेसिकली जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें हम राइवल के रिएक्शन को टोटली इग्नोर कर देते हैं, तो हमें एक डेफिनेट डिमांड कर्व मिल जाती है। मोनोपोली में तो राइवल होता ही नहीं, तो भी डेफिनेट डिमांड कर्व होती है। मोनोपोलिस्टिक में भी राइवल के एक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से डेफिनेट डिमांड कर्व होती है। मगर ओलिगोपोली में हम इग्नोर नहीं करते, ठीक है, तो इसमें हमें डेफिनेट डिमांड कर्व नहीं मिल पाती। बट this is not so under oligopoly।
An oligopoly cannot ignore the reaction of the rival firms in view of the interdependence of the firms. क्योंकि firms इतनी आपस में interdependent है कि जो rival firm है उसके actions को ignore ही नहीं कर सकती. अगर ignore किया तो समझो कहानी खत्म. Any change in the price by one firm may result in the change in the prices by rival firms. अगर एक कंपनी प्राइस गिरा रही है या चेंज कर रही है तो उसकी राइवल्स भी वही करेंगी. ठीक है. As a result, the demand curve faced by oligopolists keeps ऑन शिफ्टिंग. तो डिमांड कर्व हर 2-2 मिनट के बाद ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहेगी. कभी कैसे हो जाएगी, कभी कैसे हो जाएगी. देयरफॉर डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोलिस्ट इज नॉट डेफिनेट, इंस्टेड इट इज इनडिटर्मिनेट. इस वजह से कहा जाता है कि हर 2-2 मिनट के एक्शंस में डिमांड कर्व ऊपर नीचे या चेंज होती रहती है, उसकी स्लोप्स चेंज होती रहती है, इसलिए डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट होती है. एक थ्योरी जो है पॉल स्वीजी की, वो उसमें ये भी कहा गया है कि डिमांड कर्व जो होती है उसमें एक किंक होता है, तो उसको किंग डिमांड कर्व मॉडल भी कहा जाता है. अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा. तो ये था पूरा का पूरा ओलिगोपोली. और ओलिगोपोली के ऊपर जितने भी मॉडल्स हैं मैंने उनको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोड किया हुआ है. अगर आपको वो चाहिए होंगे तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, कमेंट में लिख सकते हैं कि वी वांट मॉडल्स. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोनोप्सोनी. वेरी इंपॉर्टेंट. और चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि मोनोप्सोनी क्या होता है. Monopsony can be defined as a situation where there is single buyer of the product who is not in competition with other buyers for the product which it purchases and in which the entry into the market by other buyers is impossible. तो मोनोप्सोनी एक ऐसी मार्केट है जहां एक ही बायर होता है और कोई और बायर नहीं होता और उस वजह से जो बायर है उसके हाथ में फुल कंट्रोल होता है बार्गेनिंग करने का कि भाई कितना प्राइस रखना है और कितना प्राइस नहीं रखना. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मोनोपोली के अपोजिट है. मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, इसमें एक ही बायर होता है. समझ की बात. तो एक बायर होता है, सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है, पूरी मार्केट डिमांड ही उसके कंट्रोल में है. Thus, monopsony refers to a situation when there is a single buyer of the product or service. तो उस गुड या उस सर्विस या उस प्रोडक्ट का एक ही बायर है, मार्केट में और कोई बायर ही नहीं है. The single buyer is called monopsonist. तो वो जो बायर है उसको monopsonist कहा जाता है. Though monopsonists are relatively rare, but they do exist. ये तो वैसे तो रेयर सिचुएशन है मगर कब एग्जिस्ट तो करते ही है ना. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट इज अ monopsonist in the market while purchasing the variety of goods for defense requirement. अब हमारे कंट्री में मान लो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक कंपनी है, वो मान लो डिफेंस की चीजें बनाती है, तो वो कौन खरीदेगा? वो जो बंदूकें गोलियां या फिर रॉकेट बना रही है या फिर तेजस हवाई जहाज बना रही है, कौन खरीदेगा? मैं थोड़ी ना खरीदूंगा, आप थोड़ी ना खरीदोगे. वो कौन खरीदेगा? वो गवर्नमेंट ही खरीदेगी. समझ की बात. तो कहने की बात ये होती है कि कभी कभी जो सेलर्स होते हैं वो ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, मगर बायर एक ही होता है. तो ये कुछ सिचुएशन है, रेयर है, मगर ये नहीं कह सकते कि ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं. समझ की बात. तो अब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोप्सोनी डिस्कस करते हैं कि द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोप्सोनी आर एज अंडर. नंबर 1, single buyer. Very important. Monopsony is a market structure where there is only one buyer of a commodity, service or input. तो एक ही बायर होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ. इट इज अ केस ऑफ ओनली वन फर्म परचेजिंग द एंटायर प्रोडक्ट और फैक्टर सर्विस. ये भी कह सकते हैं कि एक ही फर्म है जो रॉ मटेरियल की डिमांड कर रही है और वो पूरी की पूरी, मतलब एक ही बायर हो गया ना कि उसे सारे के सारा रॉ मटेरियल चाहिए और एक ही फर्म है वो और किसी फर्म को वो रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. अगर फर्म की बात करें तो फर्म भी तो बायर हो सकता है ना रॉ मटेरियल वगैरह का. नेक्स्ट आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. इस टाइप की मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं. वाइल देयर इज वन सेलर देयर आर अ लार्ज नंबर, उल्टा बोल गया मैं, वाइल देयर इज ओनली वन बायर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और सप्लायर्स ऑफ द प्रोडक्ट और फैक्टर सर्विसेज. तो बायर तो एक ही होता है मगर सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है. अब कितने ज्यादा होते हैं वो क्वांटिटी हमने यहाँ पे नहीं बतानी. फॉर एग्जाम्पल, in a monopsony labor market, a single employer faces a large amount of number of workers. तो सिंपल वर्ड्स में सॉरी, लेबर मार्केट में मोनोप्सोनी है मान लो. तो मान लो एक जगह है, वहां पे कंपनी एक ही है, एक ही कंपनी को लेबर चाहिए. ठीक है. तो लेबरर्स तो कई हैं काम करने वाले. ठीक है. बट कंपनी तो एक ही है ना जो लेबर सर्विस खरीदेगी. समझ आ गई ना आपको बात. तो सेलर्स काफी ज्यादा होते हैं और जो बायर्स हैं वो
जो है एक ही होता है। नेक्स्ट आ गया थर्ड पॉइंट, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और इनपुट। जो वो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट है या फिर जो इनपुट है वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, तभी एक पर्टिकुलर बंदे को चाहिए या एक पर्टिकुलर बायर, एक पर्टिकुलर जो फर्म है उसको चाहिए। An important condition for the existence of monopsony is that the suppliers of the product or service are supplying a specialized product to the monopsonist, to the monopolist लिखा है मैंने, मैं यहाँ monopsonist कर देता हूँ, रुको 2 मिनट, monopsonist, monopsonist, ठीक है, तो यहाँ स्पीड स्पीड में हो गया होगा। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट टू द monopsonist which cannot be used by any other firm producing similar product। तो फॉर एग्जांपल, जो भी वो पर्टिकुलर जो सप्लायर है, वो जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, वो ऐसे स्पेशलाइज्ड है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो कंपनी है उसी को चाहिए और किसी कंपनी को नहीं चाहिए, वही कंपनी उस गुड्स एंड सर्विसेज की बायर है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इंडिया में यूरेनियम वगैरह है या जो न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह है, उसका बायर सिर्फ सरकार है और सरकार ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। सेलर्स तो पूरे वर्ल्ड में कई हैं, मगर बायर तो हमारी, जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई प्राइवेट बंदा तो नहीं ना बाय कर सकता, सरकार ही बाय कर सकती है और उसी से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती है। समझ की बात। फॉर एग्जाम्पल, द radiator supplied by the supplier of Honda can be used in Honda cars only। तो सिंपल वर्ड्स में मान लो कि एक कंपनी है, उसको रेडिएटर बनाने का ठेका दे दिया इसने, क्या कहते हैं, होंडा कंपनी ने। तो वो जो रेडिएटर जो है वो कंपनी बना रही है, होंडा का रेडिएटर बना रही है, तो वो होंडा में यूज होगा ना, वो वही रेडिएटर बना के उसको टोयोटा को तो नहीं ना बेच सकती। समझ की बात। इट इज ऑफ नो यूज फॉर अदर मैन्युफैक्चरर्स लाइक Hyundai और टोयोटा। तो मान लो होंडा ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर ली कि हमारे को इतने हजार रेडिएटर कार के बना के दो, तो उन्होंने उतने हजार बनाए, तो वो उतने हजार जो फलां फलां कंपनी बना रही है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी मतलब होंडा को ही बेच सकती है ना, वही रेडिएटर किसी और को थोड़ा ना बेचेगी, वो तो किसी काम के नहीं है उनके। समझ की बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ मोबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। In the case of labor market, monopsony can emerge only if there is lack of geographical और occupational mobility। तो ये तभी arise होगी monopsony जब geographical या फिर क्या कहते हैं occupational mobility जो ना हो, ठीक है, ये absent हो। अगर mobility होती तो फिर जो sellers हैं वो अपना माल दूर दूर जा जाके बेच देते। If the workers are mobile so that they can move to places or industries where wages are higher in the monopsonist labor market, the monopsony will break down because the monopsonist will no longer be the sole buyer of the labor service। For example, मान लो एक पर्टिकुलर इलाका है, वहां पे एक ही फैक्ट्री है और वहां पे कई जो हैं लेबरर्स बहुत ज्यादा हैं, लेबरर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब जब तक लेबरर्स की जो मोबिलिटी है कि मूवमेंट फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अदर या वन प्लेस टू अनदर, जब तक वो एब्सेंट है तब तक तो उनको एक ही फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा और जो वेज रेट वो फैक्ट्री वाले कह रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री वाले बायर ऑफ फैक्टर सर्विसेज है ना, वो देनी पड़ेंगी। मगर जिस दिन ये जो लेबरर्स हैं इनको पता लग गया कि हमारे जो हैं और भी इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज हैं या हम फार अवे जाके भी अपनी नौकरियां कर सकते हैं, तो जिस दिन उनकी मोबिलिटी बढ़ गई उस दिन मोनोप्सोनी खत्म हो जाएगी, उस दिन ये जो है सोल बायर नहीं रहेगा, ठीक है। बट इफ द पीपल आर इमोशनली अटैच्ड to a given locality because of the family ties, friends, etc., and are unwilling to move to other areas, monopsony will persist। अगर लोग चाहते हैं कि भाई आसपास ही रहें, फैमिली वालों के पास रहें, दूर पार के इलाकों में ना जाएं, तभी तो मोनोप्सोनिस्ट सरवाइव कर पाएगा ना। नहीं तो अगर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, दूर जाके भी नौकरियां कर लेंगे या फिर जरूरी नहीं कि इसी कंपनी में करनी है, किसी और कंपनी में फील्ड चेंज कर लेते हैं, तो उस केस में भी मोनोप्सोनी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस मेकर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। just as a monopolist a monopolist is able to influence the prices of the product by changing the quantity it offers for sale, in the same way the monopsonist is able to influence the price at which it buys the product or input। जैसे जो मोनोपोलिस्ट था, जिसकी मोनोपोली होती थी, वो अपनी मनमर्जी के प्राइस चार्ज करता था, जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता था और प्राइस डिटरमिन करता था, वो प्राइस मेकर होता था। वैसे ही सिमिलरली जो मोनोप्सोनिस्ट है वो भी प्राइस मेकर है, क्योंकि वो सिंगल बायर है। The monopsonist can offer any price for the product or input it buys, and the suppliers of this product must either accept the price or stop supplying
टू द मोनोप्सोनिस्ट। तो मोनोप्सोनिस्ट कह देता है देखो जी, मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए या गुड्स चाहिए, इतने रेट पे चाहिए, बेचना है तो बोलो, नहीं बेचना है तो बोलो। तो उस रेट पे या तो वो सप्लाई कर देंगे सर्विसेज सेलर्स जो हैं, या फिर कह देंगे कि हमने नहीं सप्लाई करनी। समझ की बात? फॉर इंस्टांस अ मोनोप्सोनिस्ट इज in some labor market can offer any wage rate it chooses, and workers must either work at that wage rate or move to other markets, that is change the occupation or locations। तो मोनोप्सोनिस्ट लेबरर्स को कह देगा भाई एक ही फैक्ट्री है, इस रेट पे मैंने काम कराना, तुमने काम करना करो, नहीं करना ना करो। अगर वो काम करना चाहते हैं तो उस वेज रेट पे कर देंगे, नहीं करना चाहते तो दूर दराज के इलाकों में जाके कुछ ना कुछ और कर लेंगे। समझ की बात? तो ये था आपका मोनोप्सोनिस्ट। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और मोनोपोली में क्या होता है? सिर्फ एक ही सेलर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होती है रिलेटेड टू प्राइस। हर एक को पता है कि मार्केट में प्राइसेस क्या चल रहे हैं, बायर्स को भी सेलर्स को भी। मगर मोनोपोली में क्या होता है? सम नॉलेज, थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। कई बुक्स में क्या होता है? कई बुक्स में ये लिखा होता है कि इम्परफेक्ट नॉलेज है। तभी तो इसी वजह से जो मोनोपोली वाला है या जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, अलग अलग बंदों से अलग अलग रेट चार्ज करता है। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कंपनीज कभी भी इंडस्ट्री में आए, माल बनाएं, कभी भी एग्जिट कर जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बट मोनोपोली में क्या होता है? क्लोज्ड एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तकरीबन क्लोज एंट्री होती है और कोई अंदर नहीं आ पाता, तभी तो मोनोपोली है, नहीं तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन में कोई मार्केट पावर नहीं होती, कोई पावर नहीं होती कि आप मतलब प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सको। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो ह्यूज मार्केट पावर होती है, फुल कंट्रोल होता है मार्केट की सप्लाई के ऊपर। और यहाँ पे मार्केट सप्लाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि टोटल सप्लाई में परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोड्यूसर है वो काफी कम परसेंटेज बना रहा है, उसके एग्जिस्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मोनोपोली के पास हाई मार्केट पावर है, क्योंकि सारी की सारी मार्केट सप्लाई ही मोनोपोली वाला कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस टेकर। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो प्राइजेस होते हैं वो इंडस्ट्री डिटरमिन करती है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, और जो भी प्राइसेस डिमांड सप्लाई डिटरमिन करती है उसी पे जो फर्म को बेचना पड़ता है, उसी के ऊपर AR/MR बराबर होता है। ये इंडस्ट्री का डायग्राम हो गया, ये फर्म का डायग्राम हो गया। मगर दूसरी तरफ जो मोनोपोली होती है उसमें अपनी मनमर्जी का रेट चार्ज करते हैं, और मोनोपोली वाला अपना रेट चार्ज करता है, जिसको प्राइस मेकर कहा जाता है, कि वो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करेगा, इसलिए वो प्राइस मेकर है। नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होती है, क्योंकि प्राइसेस सेम रहते हैं, इसी प्राइस पे जितनी मर्जी डिमांड कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसमें नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होती है, मगर वो लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज करने से डिमांड पे कम फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोनोपोली है और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो और किसी का माल है नहीं खरीदने का, और अगर प्राइस बढ़ भी गया तो डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। नेक्स्ट, इस टाइप की मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में AR/MR बराबर होते हैं। AR क्या होता है? प्राइस। और अगर AR कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, तो आपको पता है AR और MR बराबर होते हैं। मगर इस टाइप की मार्केट में जो डिमांड कब होती है वही AR होती है, तो AR जल्दी नीचे गिरेगी तो MR उससे भी जल्दी नीचे गिरेगी। समझ गई बात? तो AR ज्यादा होती है MR से, ये चीज बताई गई है इस पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट, लॉन्ग रन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन जो है हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाता है, क्योंकि अगर लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, बाकी फर्म्स आ जाएंगे और प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे। मगर यहाँ पे जो मोनोपोली है उसके अंदर फर्म्स जो हैं वो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, वो कमाती हैं, क्योंकि नई फर्म्स तो एंटर कर ही नहीं सकती। लास्ट पॉइंट आ जाता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, एक ही प्राइस एग्जिस्ट करता है, और मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, अलग अलग बंदों से अलग अलग रेट चार्ज करना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? डिफरेंशिएटेड गुड्स। परफेक्ट कंपटीशन में सेम क्वालिटी के गुड्स बनते हैं, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड गुड्स मतलब अलग अलग क्वालिटी के गुड्स बनते हैं। ठीक है, क्वालिटी में वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होती है कि भाई प्राइजेस क्या चल रहे हैं बायर्स और सेलर्स को, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सम नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती।
ठीक है, सम नॉलेज, नॉट अ परफेक्ट नॉलेज। थर्ड पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन में नो मार्केट पावर, उसके पास कोई मार्केट पावर नहीं है, क्योंकि मार्केट की जो जितनी भी सप्लाई है उसमें उसका इतना कम परसेंटेज है कि कोई असर नहीं कर पाता, प्राइस को इतने अच्छे से कंट्रोल भी नहीं कर पाता। और दूसरा बात, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्लाइट मार्केट पावर होती है, क्योंकि थोड़ी सी पावर है उनके पास, वो अपने हिसाब से अपनी चीज का रेट रख सकते हैं। तो अगला पॉइंट भी यही है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, जो इंडस्ट्री डिसाइड करेगा वही प्राइस उनको लेना पड़ेगा। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें प्राइस मेकर होते हैं, वो अपने हिसाब से चीज का रेट फिक्स कर सकते हैं, मगर उनको ये भी देखना होता है कि उनके कॉम्पिटिटर किस रेट पे बेच रहे हैं। अगर ज्यादा ही महंगा कर दिया प्राइस तो उनका सामान नहीं बिकेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सेलिंग कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि प्राइजेस जो है वो सबके बराबर हैं, क्योंकि क्वालिटी सबकी बराबर है, तो फिर फालतू में एडवर्टाइजमेंट करके अपनी कॉस्टिंग नहीं बढ़ाना चाहेगा, ठीक है, कोई भी सेलर। तो इसलिए सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। मगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि क्वालिटी अलग अलग है तो सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी, और हर कोई कंपनी ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करके अपना माल बेचने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आ जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। इस टाइप की मार्केट में जो डिमांड कर्व होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होती है, मगर मोर इलास्टिक होती है। मतलब मोर इलास्टिक का मतलब थोड़ी ऐसे जाती है, मतलब प्राइस के चेंज करने से डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। हल्का सा प्राइस गिर गया तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है, क्योंकि जो इसकी राइवल फर्म्स के जो कंज्यूमर्स थे वो इस फर्म का अब सामान खरीदेंगे जिसका प्राइस गिरा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर बराबर होते हैं, क्योंकि ए आर क्या होता है, प्राइस, प्राइस कांस्टेंट है, तो ए आर कांस्टेंट है तो ए आर और एम आर बराबर होंगी। मगर दूसरी तरफ ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व को ए आर कर्व कहते हैं, तो ए आर कर्व की स्लोप ऐसे जाती है, कम स्लोप है तो एम आर ऐसे होती है, ए आर के गिरने से एम आर उससे भी ज्यादा गिरती है। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस ओलिगोपोली। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, मतलब इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मगर वहीं ओलिगोपोली में सेलर्स फ्यू होते हैं। समझ की बात, लार्ज नहीं होते। सेकंड पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन का, कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब सेम क्वालिटी के गुड्स बिकते हैं, खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। मगर ओलिगोपोली में होमोजीनियस गुड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड गुड्स भी हो सकते हैं। अगर होमोजीनियस गुड्स होंगे ओलिगोपोली में तो उसको प्योर ओलिगोपोली कहा जाएगा। अगर अलग अलग क्वालिटी के गुड्स होंगे तो उसको ओलिगोपोली विद डिफरेंशिएटेड गुड्स कहा जाएगा। समझ की बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट नॉलेज होगी, मतलब प्राइजेस के बारे में बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होगी। मगर ओलिगोपोली में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, सम नॉलेज होती है, सारी की सारी नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट परफेक्ट कंपटीशन में आ जाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट फ्री होती है, कोई भी फर्म आए कोई भी फर्म जाए। मगर दूसरी तरफ जो ओलिगोपोली है उसमें क्या है, क्लोज्ड एंट्री एंड रिस्ट्रिक्टेड, क्लोज्ड एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जो बैरियर्स टू एंटर है वो काफी ज्यादा हाई रहते हैं, अगर उतने बैरियर्स जो हैं वो हाई इसलिए है कि नई फर्म्स ना आ सकें। जो बैरियर्स टू एंटर है वो मैंने आपको बताया था कि बैरियर्स टू एंटर हाई, जो मैंने ओलिगोपोली को डिस्कस किया था, इसलिए होते हैं कि नई फर्म्स नहीं आएंगी। अगर नई फर्म्स आएंगी तो क्या होगा, वो कंपटीशन बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज हो जाएंगी। समझ गई बात। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है परफेक्ट कंपटीशन में, और ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और बैरियर्स टू एंटर आर वेरी हाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नो मार्केट पावर। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं उनके पास कोई भी मार्केट पावर नहीं रहती, मगर दूसरी तरफ जो ओलिगोपोलिस्ट होते हैं उनके पास सिग्निफिकेंट मार्केट पावर रहती है, क्योंकि वो पूरी की पूरी मार्केट का एक अच्छा परसेंटेज प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्राइस टेकर। मतलब जो मार्केट में प्राइस डिसाइड हो गया उसी प्राइस को लेगा और आगे चलेगा। प्राइसेस इंडस्ट्री तय करती है, फर्म्स तय नहीं करती। मगर दूसरी तरफ जो ओलिगोपोलिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होता है, अपनी प्राइस को अपने हिसाब से चलाता है, मगर वो ये चीज का भी ध्यान रखता है कि अगर उसने प्राइस ऊपर नीचे किया तो बाकी राइवल फर्म्स भी उसके जो प्राइस के ऊपर नीचे करने से असरदार होंगी। इंटरडिपेंडेंस होती है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, वो मैंने अच्छे तरीके से ओलिगोपोली में एक्सप्लेन किया हुआ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेलिंग कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबकी क्वालिटी सेम है। दूसरी तरफ अगर कर भी दी तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ओलिगोपोली में क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, तो हर कोई कंपनी दूसरी कंपनी से अपना माल ज्यादा बेचने के चक्कर में
एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर बराबर होती हैं, ठीक है, क्योंकि एआर कांस्टेंट होती है, प्राइस कांस्टेंट है। जब एआर कांस्टेंट है तो एआर एमआर दोनों बराबर ही होंगी। मगर दूसरी तरफ जो ओलिगोपोली है उसमें एआर एमआर बराबर नहीं होती, एआर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमआर। वैसे वैसे मैं आपको बता दूं कि ओलिगोपोली में जो डिमांड कर्व है वो इनडिटर्मिनेट होती है, मगर कई मॉडल्स में ये कहा गया है कि जो डिमांड कर्व होगी वो किंक्ड होगी डिमांड कर्व। तो अगर इस टाइप की किंग डिमांड कर्व होगी तो अगर ये ए आर ले लें, तो अगर मैं यहाँ से किंग से डॉटेड लाइन लगाऊं तो ए आर के गिरने से एम आर उससे भी ज्यादा गिरेगा। तो एम आर इस तरीके से जाता है। ये किस में एक्सप्लेन किया गया है? ये ऑनर्स लेवल इकोनॉमिक्स ऑनर्स में या फिर मास्टर्स में एक टॉपिक आता है किंग डिमांड कर्व, वो ये वाला मॉडल है, ठीक है। तो वो कैसे होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखते हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। क्यों? वो इसलिए होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कि अगर लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, नई फर्म्स आ जाएंगी और वो प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर देंगी, समझ गई बात। मगर दूसरी तरफ ओलिगोपोली में लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं क्योंकि नई फर्म्स एंटर नहीं कर पाती, ठीक है। और जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो फ्यू है और उनका माल तो बिकना ही बिकना है क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स ही बड़ी कम है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोसोनी। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मगर मोनोपोसोनी में सेलर्स मैनी होते हैं, लार्ज नहीं होते, ठीक है। लार्ज से बहुत कम होते हैं, होते तो बहुत हैं मगर इतने ज्यादा नहीं होते जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, मगर मोनोपोसोनी क्या है? बायर ही एक है। जैसे मोनोपोली होती है एक सेलर, मोनोपोसोनी एक ही बायर है, समझ की बात। नेक्स्ट परफेक्ट कंपटीशन में आ जाता है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज होती है कि भाई मार्केट में प्राइसेस क्या चल रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को। मगर यहाँ पे सम नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी कंपनी आए कभी भी जाए, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर यहाँ पे क्लोज्ड एंट्री है, नया बायर मार्केट में आ ही नहीं सकता, तभी तो मोनोपोसोनी है। नया बायर मार्केट में एंटर कर जाएगा तो मोनोपोसोनी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नो मार्केट पावर। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी मार्केट पावर नहीं होती सेलर के पास, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं और हर एक सेलर इतना कम परसेंटेज ऑफ मार्केट जो है वो उसको सप्लाई कर रहा है कि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने ना होने से। मगर दूसरी तरफ इसमें क्या होता है? लार्ज मार्केट पावर विद सिंगल बायर। बायर ही एक है, सारी की सारी मार्केट पावर उसके हाथ में, अगर वो खरीदेगा तो माल बिकेगा, नहीं खरीदेगा तो नहीं बिकेगा, समझ की बात। तो ये था आपका डिफरेंस। इसमें कई पॉइंट्स और हैं जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। प्राइस टेकर, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। इंडस्ट्री में जो भी प्राइसेस डिटरमिन हुए हैं उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा माल। मगर दूसरी तरफ यहाँ पे क्या होता है? जो मोनोपोसोनिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होता है, वो ये कहता है मैंने इस प्राइस पे खरीदना है, बेचना है, ठीक है, नहीं तो जाओ। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होती है? डिमांड कब परफेक्टली इलास्टिक होगी, ठीक है। मगर यहाँ पे मोनोपोसोनिस्ट की डिमांड क्या होगी? नेगेटिवली स्लोप डिमांड कब होगी? नेगेटिवली स्लोप क्या होती है? इस टाइप की कि अगर प्राइस कम होगा तो वो डिमांड ज्यादा कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे ए आर और एम आर बराबर होते हैं, क्योंकि ए आर क्या होता है? प्राइस। अगर प्राइस मतलब ए आर कॉन्स्टेंट रहेगा तो ए आर एम आर बराबर रहेंगे। मगर यहाँ पे ए आर जो होता है वो ज्यादा होता है हमेशा और एम आर जो होता है वो उससे कम होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोनोपोली वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोनोपोली में क्या होता है? देयर इज ओनली वन सेलर। मोनोपोली का मतलब क्या है? एक ही सेलर है, ठीक है। मगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। फेयरली लार्ज का मतलब ये है कि इतने लार्ज नहीं होते जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, मगर फेयरली लार्ज, ठीक ठीक लार्ज होते हैं,
ठीक है। तो इसमें एक सेलर हो गया और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कई सेलर्स हो गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मोनोपोली क्या बनाती है? होमोजेनियस प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का सामान बनाती है। मगर दूसरी तरफ मोनोपोलिस्टिक क्या बनाते हैं? होमो डिफरेंशिएटेड गुड्स। तो मोनोपोली जो है होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाती है, एक ही बार सामान बनाएगी तो एक ही क्वालिटी का होगा, और दूसरी तरफ डिफरेंशिएटेड गुड्स बनते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोली में क्या होता है? क्लोज्ड एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, बिल्कुल ही एंट्री खत्म होती है या रिस्ट्रिक्टेड होती है, नई फर्म्स नहीं आ पाती। मगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, कोई भी फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं और वो सामान बना के बेच भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, कभी भी एग्जिट भी कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, मोनोपोली में क्या होता है? ह्यूज मार्केट पावर, मार्केट को कंट्रोल करने की फुल पावर होती है मोनोपोली के पास। मगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पास स्लाइट पावर होती है, थोड़ी बहुत पावर होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स इतने लार्ज भी नहीं है जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, और इतने कम भी नहीं है, तो कह सकते हो कि फ्यू सेलर्स हैं। समझ गए बात? नेक्स्ट पॉइंट आ गया, सेलिंग कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोली में क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता मोनोपोली में, क्योंकि जो मोनोपोली होती है उसमें तो सबको पता है कि भाई एक ही सेलर है। समझ गई बात? तो जब सबको पता है कि सेलर एक ही है तो एडवर्टाइजमेंट करने का कोई फायदा नहीं रहता। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उनकी क्वालिटीज अलग अलग है, डिफरेंशिएटेड गुड्स हैं, तो वो डिफरेंशिएटेड गुड्स के चक्कर में ये बताने की कोशिश करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट कि भाई हमारा सामान बढ़िया, हमारा खरीदो। समझ गए बात? नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व बट लेस इलास्टिक। इसमें जो डिमांड कर्व होती है, होती तो नेगेटिव स्लोप है मगर लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक मतलब उसकी स्लोप ज्यादा होगी, जल्दी गिरेगी। मगर दूसरी तरफ क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात? मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज इन डिमांड, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? नेगेटिवली स्लोप डिमांड कब होती है मगर मोर इलास्टिक होती है। मैं यहाँ से पेन चेंज करता हूँ, उससे थोड़ा अच्छे से मैं बना पाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होती है? मोर इलास्टिक डिमांड कब होती है, ठीक है। मोर इलास्टिक क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। क्योंकि अगर एक कंपनी ने हल्का सा प्राइस बढ़ा दिया तो उसके जो कंज्यूमर है वो दूसरी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्राइस के चेंज आने से डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। अगर इसी को अगला पॉइंट डिस्कस करें तो एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन में जो मोनोपोली फर्म्स होती हैं उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि नई फर्म्स एंटर तो कर ही नहीं पाती मार्केट में, तो उनका प्रॉफिट्स जो है वो काफी अच्छे होते हैं। मगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि अगर लॉन्ग रन में ज्यादा प्रॉफिट्स हुए तो नई फर्म्स अट्रैक्ट हो जाएंगी मार्केट की तरफ, और रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की, तो वो मार्केट में आके वही सामान बनाना शुरू कर देंगी, जिससे मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी उस चीज की, और प्राइसेस के गिरने की वजह से जो मार्केट में जो एक्सेस प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। आई हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है मोनोपोली वर्सेस ओलिगोपोली। इसमें डिफरेंस क्या होता है वो करेंगे। शुरू करने से पहले बताऊं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो मोनोपोली में क्या होता है? ओनली वन सेलर। मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, ठीक है, तभी तो मोनोपोली होगी। अगर एक से ज्यादा सेलर हो, मोनोपोली खत्म, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली में क्या है? फ्यू सेलर्स होते हैं, और उनकी क्वांटिटी कितनी है एग्जैक्टली किसी भी बुक में नहीं बताया गया कि कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, मगर फ्यू होते हैं, लार्ज नहीं होते। तो मोनोपोली में क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि एक ही बार मोनोपोली वाला बनाएगा, मोनोपोलिस्ट एक ही बार बनाएगा और अलग अलग प्राइस पे बेच सकता है उसको। दूसरी तरफ ओलिगोपोली में क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट जब ओलिगोपोली में होते हैं उसे प्योर ओलिगोपोली कहा जाता है, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जब होते हैं तो उसे कहा जाता है ओलिगोपोली विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मोनोपोली में क्या होता है? ह्यूज मार्केट पावर, क्योंकि एक ही सेलर है, पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई उसके कंट्रोल में है। ओलिगोपोली में सिग्निफिकेंट मार्केट पावर होती है, सिग्निफिकेंट मतलब अच्छी खासी मार्केट पावर होगी, मगर फुल मार्केट पावर नहीं होगी जैसे ही मोनोपोली में होती है, क्योंकि फ्यू सेलर्स है ना। नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोली में सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि सबको पता है कि भाई एक ही बेचने वाला है। अब सरकार ने कभी ये मशहूरी थोड़ी ना की, अपनी एडवर्टाइजमेंट थोड़ी ना की है कि आओ ट्रेनों में बैठो, ट्रेनों की टिकट लो, क्योंकि सबको पता है अगर जाना है तो ट्रेन ही है।
समझ गई बात? तो उसके बाद कहने की बात है, आपको कभी जैसे जो आपके इलाके में बिजली प्रोवाइड कराता है उसकी तो मोनोपोली है, चाहे गवर्नमेंट कराती है, चाहे प्राइवेट कंपनी कराती है, ठीक है? तो उसकी तो मोनोपोली है। तो उन्होंने कभी ये थोड़ी ना कहा है टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देके, अखबारों में मशहूरियाँ दे के, ये थोड़ी ना कहा है कि भाई आओ हमारा मीटर लगवाओ, क्योंकि सबको पता है कि एक ही सेलर है, उसी से ही खरीदना है। तो सेलिंग कॉस्ट जो है मोनोपोली में नहीं होती। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सेलिंग कॉस्ट होती है और ओलिगोपोली में भी सेलिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि जो फर्म्स हैं ओलिगोपोली में आपस में compete कर रही होती हैं, तकरीबन कई जगह तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि कट थ्रोट कंपटीशन है। इस वजह से काफ़ी कंपटीशन होने की वजह से आपस में जो है एक दूसरे को एलिमिनेट करना चाहती हैं और कभी-कभी इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर देती हैं ताकि उनकी माल की डिमांड बढ़ जाए और दूसरों की माल ना बिके। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व बट लेस इलास्टिक। इसमें जो डिमांड कर्व होती है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है मगर इलास्टिसिटी लेस होती है। मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कम चेंज आएगा। इसकी स्लोप काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब ढलान काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो डिमांड कर्व होती है ओलिगोपोलिस्टिक में, ज़्यादातर बुक्स में तो यही लिखा हुआ है कि डिमांड कर्व इज़ इनडिटर्मिनेट, पता ही नहीं लगा सकते हैं। मगर एक मॉडल है जिसको हम किंग डिमांड का मॉडल कहते हैं, वो ये कहता है कि डिमांड कर्व में एक किंक होता है, कुब निकला होता है, जो कि बताता है कि ये जो कुब निकला हुआ है, किंक है, इसके ऊपर डिमांड कर्व मोर इलास्टिक है और इसके नीचे डिमांड कर्व लेस इलास्टिक है। तो ज़्यादातर बुक्स में तो यही लिखा हुआ है कि इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। तो ये भी लिखा हुआ है या फिर कई बुक्स में ये लिखा है कि किंग डिमांड कर्व होती है। ठीक है, तो मैंने दोनों पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स की एक और वीडियो लेके आया हूँ, एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोनोपोली वर्सेस मोनोप्सोनी। वेरी इंपॉर्टेंट और मजा आएगा आपको इस टॉपिक में। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोनोपोली में क्या होता है? वन सेलर, सिर्फ एक ही सेलर होता है। और मोनोप्सोनी में क्या होता है? मेनी सेलर्स, सेलर्स बहुत होते हैं। बहुत का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब परफेक्ट कंपटीशन की तरीके से बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होते और मोनोपोली की तरह भी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरह भी ज्यादा नहीं होते, मगर सेलर्स मेनी सेलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें उसके बाद मोनोपोली में क्या आता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मगर मोनोप्सोनी में तो एक ही बायर है, तभी तो मोनोप्सोनी है। फिर उसके बाद मोनोपोली में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेलर हैज मार्केट पावर टू सेट प्राइसेस। मतलब सेलर के पास फुल पावर है कि वो मार्केट में प्राइस को सेट कर सकता है, क्योंकि सेलर तो एक ही है, तभी तो मोनोपोली है। यहाँ पे बायर के पास फुल मार्केट पावर है कि प्राइस सेट कर सकता है। यहाँ पे सेलर के पास होगी मोनोपोली में, मोनोप्सोनी में बायर के पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मोनोपोली कंट्रोल्स द सप्लाई साइड ऑफ मार्केट डिटर्मिनिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मोनोपोली है उसके पास सप्लाई साइड का फुल कंट्रोल है कि वो सप्लाई साइड में फुल कंट्रोल कर सकता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। मगर मोनोप्सोनी के पास कंट्रोल है डिमांड साइड का। समझ गई बात? मोनोप्सोनी किसको कंट्रोल करता है? डिमांड साइड को कंट्रोल करता है कि वो कितनी डिमांड कर पाएगा, उसी हिसाब से पूरी मार्केट में डिमांड होगी, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि मोनोप्सोनी में एक ही बायर है और कोई बायर ही नहीं है। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोप्सोनी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वर्सेस ओलिगोपोली। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मगर ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, ज्यादा सेलर्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड गुड्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के गुड बनते हैं, मगर ओलिगोपोली में होमोजीनियस भी बन सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी बन सकते हैं। अगर ओलिगोपोली होमोजीनियस गुड्स बना रही है तो उसे प्योर ओलिगोपोली कहा जाता है और अगर डिफरेंशिएटेड गुड्स बना रही है तो उसे कहा जाता है ओलिगोपोली विद डिफरेंशिएटेड गुड्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थर्ड पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो मोनोपोली, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, कोई भी फर्म इंडस्ट्री में कभी भी आ सकती है, सामान बना सकती है और कभी भी एग्जिट कर सकती है। मगर दूसरी तरफ जो ओलिगोपोली है, या तो उसमें क्लोज्ड एंट्री है
या फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। इसमें यह भी कहा जाता है बैरियर्स टू एंटर इतने ज्यादा हाई हैं कि आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता या आम सेलर अफोर्ड नहीं कर सकता मार्केट में जाके सामान बेचना। ठीक है, मे बी पेटेंट राइट्स हो सकते हैं या लार्ज स्केल प्रोडक्शन या एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है स्लाइट मार्केट पावर। कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं तो उसमें थोड़ी बहुत पावर होती है, मार्केट पावर। ठीक है, मगर ओलिगोपोली में क्या सिग्निफिकेंट मार्केट पावर, अच्छी खासी मार्केट पावर होती है, मगर मोनोपोली की तरह फुल मार्केट पावर नहीं होती। समझ गई बात। नेक्स्ट, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व बट मोर इलास्टिक। यहाँ पे क्या होता है, डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है मगर इलास्टिसिटी डिमांड में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, इसमें आ जाता है ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो होती है उसमें एक किंग मतलब कुब निकला होता है। वो कुब बताता है, मतलब किंग बताता है कि डिमांड कर्व इस कुब कुब मतलब किंग के ऊपर जो डिमांड थी वो मोर इलास्टिक थी और इस पॉइंट के नीचे डिमांड कर्व लेस इलास्टिक है। ऐसा भी कई बुक्स में लिखा गया है कि जो डिमांड कर्व होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब डिमांड कर्व को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द फर्म्स होते हैं। फर्म्स में आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है। अब किस टाइप की इंटरडिपेंडेंस होती है, इसके लिए आपको ओलिगोपोली की वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अगर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो वो इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक की ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं क्योंकि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुए या एबनॉर्मल प्रॉफिट हुए तो नई कंपनियां आ जाएंगी और प्रॉफिट को खा जाएंगी। मगर यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं इन द लॉन्ग रन, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि नई फर्म्स एंटर करने के चांसेस बड़े कम होते हैं। ठीक है, ना के बराबर। आई हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वर्सेस मोनोप्सोनी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं और हर एक सेलर के पास जो है थोड़ा बहुत मार्केट कंट्रोल होता है, ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। दूसरी तरफ मोनोप्सोनी में क्या होते हैं, सेलर्स मैनी होते हैं, लार्ज नहीं होते। समझ के बाद लार्ज से कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं मगर मोनोप्सोनी में आपको पता है बायर ही एक है। समझ के बाद थर्ड पॉइंट आ गई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। मगर जो मोनोप्सोनी है उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट है क्योंकि डिफरेंट सेलर्स ऑफ सेम प्रोडक्ट है, तभी तो वो कह रहा है कि मैं इस रेट पे खरीदूंगा, अगर आपने बेचना है तो बेच दो, नहीं बेचना ना बेचो। नेक्स्ट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, कोई भी कंपनी बाहर से आ सकती है, जा सकती है इंडस्ट्री में, मगर यहाँ पे बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज्ड एंट्री होती है। बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नया बायर नहीं आ सकता, तभी तो मोनोप्सोनी है ना। अगर नया बायर आता तो मोनोप्सोनी थोड़ी ना रहती। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में स्लाइट मार्केट पावर। यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनके पास स्लाइट मार्केट पावर रहती है, ज्यादा मार्केट पावर नहीं रहती। जितनी मोनोपोली में होती है या ओलिगोपोली में होती है उससे कम मार्केट पावर है। मगर मोनोप्सोनी में लार्ज मार्केट पावर है और किसके पास है, बायर के पास, कि वो खरीदेगा तो अपनी मर्जी से रेट पे खरीदेगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो मोनोप्सोनी है उसमें सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ओलिगोपोली वर्सेस मोनोप्सोनी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स, सेलर्स फ्यू होते हैं, मगर मोनोप्सोनी में मेनी सेलर्स होते हैं, मतलब फ्यू से तो ज्यादा होते हैं। तो मोनोप्सोनी में जो ओलिगोपोली है उससे ज्यादा सेलर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओलिगोपोली का लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स काफी ज्यादा होते हैं ओलिगोपोली में, मगर मोनोप्सोनी में सिर्फ एक ही बायर होता है। ठीक है, तभी तो मोनोप्सोनी है। ओलिगोपोली में क्या होता है, होमोजीनियस गुड्स भी होते हैं और डिफरेंशिएटेड गुड्स भी होते हैं। अगर होमोजीनियस गुड्स बना रही है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स तो उसे प्योर ओलिगोपोली कहा जाएगा, और अगर डिफरेंशिएटेड गुड्स बना रही है तो उसे कहा जाएगा ओलिगोपोली विद डिफरेंशिएटेड गुड्स। ठीक है, मगर मोनोप्सोनी में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है क्योंकि एक ही सेलर मतलब एक ही बायर है और उस बायर को एक ही टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट्स। तो ओलिगोपोली में जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह पे जो पैसे खर्च होते हैं और अदर प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मगर मोनोप्सोनी में सेलिंग कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। उसमें
सारे के सारे सेलर्स को पता होता है कि भाई एक ही बायर है, इसी को बेचना है, तो मशहूरी करके क्या फायदा। समझ गई बात, एडवर्टाइजमेंट करने का कोई फायदा नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज पढ़ेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।